हेलो एवरीवन, दिस इज़ निर्भय विष्णोई। वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। हमने प्रोपोजिशन की एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें हमें 200 क्वेश्चंस करने हैं। सीरीज़ तो खैर क्या ही, टोटल 200 क्वेश्चंस हमें करने हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं या एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। 2026 एग्जाम्स को जो है ध्यान में रखते हुए ये जो है क्वेश्चंस लाए गए हैं आपके लिए। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये पार्ट 3 है। 2 क्लासेस में हमने ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। लगभग 80 के आसपास हमने क्वेश्चंस करे हैं 2 क्लासेस में। 80 से जो है आगे हम स्टार्ट करेंगे, 81 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इससे पहले की दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको रेफरेंस जो है वहीं से मिलेगा। कई बार मैं आपको बोलूंगा ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूं, तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपके सामने पहली बार क्लास आई है तो इससे पहली 2 क्लासेस आप जरूर देख लें, वो जरूरी है आपके लिए। बाकी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, पहला क्या 81 आप देखिएगा। बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन स्किप मिल सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो मैंने जो है मेरे पहले 200 क्वेश्चन थे, फिर मैंने उसको थोड़ा सा छटनी करके क्वेश्चन थोड़े कम किए हैं कि जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन है उसी को रखा है। ठीक है, तो उसको दिल पे मत लीजिएगा। मैं पहली क्लासेस में बता चुका हूँ कि 180 समथिंग क्वेश्चन है, टोटल 200 नहीं बैठेंगे शायद। नेक्स्ट देखो, द राइटर एक्यूजेस। राइटर जो है एक्यूजेस, एक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना। ठीक है, एक्यूज क्या है साहब? एक्यूज है आरोप लगाना, किसी पर आरोप लगा रहे हो। ठीक है साहब, आरोप लगाना। और एक्यूज के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं साहब? ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है। समझने का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जहां जरूरत होगी मैं बताऊंगा। ध्यान जरूर रखना पड़ेगा एक्यूज ऑफ, ठीक है? नहीं, एक्यूज ऑफ क्या रखना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैं आपसे कहूं माउंटेन्स टॉप्स आर कवर्ड स्नो इन विंटर। ठीक है, नहीं, देखो अगर आपको नहीं पता है तो कवर के साथ विद होता है। कवर्ड विद, कोई चीज किसी चीज से कवर है तो कवर्ड विद कहते हैं। क्या कहते हैं? कवर्ड विद, है ना? कवर्ड विद स्नो, कवर्ड के साथ विद का ही यूज करेंगे। किससे कवर्ड है? स्नो से कवर्ड है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में बाय आ रहा होगा, नहीं, ठीक है, स्नो को डूअर नहीं मान सकते ना, तुम स्नो को इन जनरल डूअर नहीं मानोगे, तो वही है, कवर के साथ विद का यूज करेंगे। कवर्ड विद, कोई चीज किसी चीज से कवर्ड है। दे हैव नॉट सीन यू, दे हैव नॉट सीन यू, उन्होंने तुम्हें नहीं देखा है। कब से नहीं देखा है साहब? 1 महीने से नहीं देखा है। अगर मैं तुमसे कहूं 1 महीना क्या है तो तुम्हें 1 महीना समझ में आना चाहिए कि टाइम जो है वो 2 प्रकार का होता है साहब। एक होता है पॉइंट और एक होता है ड्यूरेशन। फिर वही बात है, ठीक है, ये मैं लाख बार बता चुका हूँ पिछली 2 क्लासेस में ही। एक होता है पॉइंट और एक क्या है? ड्यूरेशन। किसी पॉइंट को, किसी खास मोमेंट की बात चल रही है, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात चल रही है, उसके लिए किसका यूज करते हैं? पॉइंट का, उसको पॉइंट कहते हैं। और पॉइंट के लिए किसका यूज करते हैं? सेंस का। जैसे एग्जाम्पल में मैं कह सकता हूँ कि भाई 4 बजे, 5 बजे, 3 तारीख को, 8 तारीख को 1997 में, कुछ भी आप ऐसा कोई बात कहना चाह रहे हैं, वो सब के सब क्या होंगे साहब? वो सब के सब पॉइंट होंगे। बहुत लंबी अवधि को ड्यूरेशन कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ क्या? 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल। ठीक है, बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए किसका यूज करेंगे साहब? बहुत लंबे समय के लिए किसका यूज करेंगे? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब किसका यूज करेंगे? 4 का। तो टाइम को दिखाने के लिए 2 हमारे पास शब्द हैं, 4 है और सेंस है। सेंस किसको दिखाएगा? पॉइंट को। और ड्यूरेशन किसको दिखाएगा? 4 को। और मुझे लगता है अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत आसान चीज़ है आपके लिए और आपको पता भी होनी चाहिए। आप यहाँ किसका यूज करेंगे साहब? 4 का। मंथ्स के साथ किसका यूज करेंगे? 4 का। आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। नेक्स्ट चलेंगे साहब, 84, वाई शुड द रिच लुक डाउन। किसी को नीचा दिखाने के लिए आपको पता है क्या? किसी को नीचा दिखाना, ऐसा कुछ सुना है? एक फ्रेज होता है लुक डाउन अपॉन। फ्रेज होता है लुक डाउन अपॉन, है ना? इसका अर्थ होता है किसी को नीचा समझना, किसी को नीचा दिखाना। ठीक है, किसी को नीचा दिखाना, समझना कह लूं, दिखाना कह लूं। किसी को नीचा समझना, किसी को नीचा दिखाना। ठीक है, किसी को एकदम तुच्छ दृष्टि से देखना, एकदम हीन भावना से किसी की तरफ देखना कि यार ये तो ऐसा वाला कुछ अगर आप मीनिंग रख रहे हो तो लुक डाउन अपॉन है। पेपर में बहुत पूछा जाता है लुक डाउन अपॉन। बाकी देखो, अब बात चल रही है वाई शुड द रिच, कि जितने भी अमीर लोग हैं लुक डाउन अपॉन, वो क्या करते हैं? क्यों, किसको? क्यों सारे के सारे, द रिच का मतलब सारे के सारे अमीर लोग किसको देखते हैं? लुक डाउन अपॉन मतलब नीची जो है नज़र से देखते हैं, या मैं कहूँ हीन भावना से देखते हैं। किसको साहब? द पुअर, गरीबों को। किसको? द पुअर, गरीबों को। तो लुक डाउन अपॉन होता है, ये फिक्स रहेगा, इसमें कुछ हो नहीं सकता। लुक डाउन अपॉन के लिए आंसर डी फॉर डॉग होगा। एक चीज और समझने की है, यहाँ पर रिच को द रिच लिखा गया है और पुअर को द पुअर लिखा गया है। तो आपको ये भी बात पता होनी चाहिए साहब, ये बहुत काम की बात है, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव से पहले किसका यूज करते हैं साहब? दा का, तो दा प्लस एडजेक्टिव मिलकर प्लूरल नाउन बना लेता है। दा प्लस एडजेक्टिव मिलकर क्या बना लेता है? प्लूरल नाउन बना लेता है। मैं आपसे कहूँ पुअर,
तो पुअर क्या है साहब, पुअर एडजेक्टिव है, पुअर और कुछ नहीं है। पुअर क्या है, पुअर एडजेक्टिव है। आपको पता हो कि पुअर क्या है, एडजेक्टिव है। और यहाँ पर आपने इसको नाउन माना है, यहाँ पर आपने उसको क्या माना है, नाउन माना है। वाई शुड द रिच, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये क्या बना है, द रिच सब्जेक्ट बना है। इस सब्जेक्ट से पहले शुड हेल्पिंग वर्ब है और लुक डाउन अपॉन जो है वो मेन वर्ब है, ठीक है। और ये WH वर्ड हो गया। अगर आप स्ट्रक्चर समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर द रिच सब्जेक्ट बना है। तो एडजेक्टिव को सब्जेक्ट या एडजेक्टिव को नाउन में कैसे चेंज करते हैं, एडजेक्टिव से पहले क्या लगा देते हैं, दा लगा देते हैं। एडजेक्टिव दा प्लस एडजेक्टिव मिलकर क्या बना देता है, प्लूरल नाउन। और ये पूरे के पूरे ग्रुप को दिखाता है। अगर मैं कहूँ आपसे द रिच, तो द रिच का मतलब है सारे के सारे अमीर लोग। द पुअर का मतलब है सारे के सारे गरीब लोग। द काइंड का मतलब है सारे के सारे दयालु लोग। द लॉयल का मतलब है सारे के सारे लॉयल लोग। तो ये कहानी होती है। खास करके ये वाला जो एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव जैसे ऐसे एडजेक्टिव जिनके पहले दा लगा लेते हैं, सारे एडजेक्टिव्स ऐसा नहीं होता है, इन जनरल तो काम कर ही लेता है वैसे सब जगह, लेकिन हाँ खास करके ऐसे एडजेक्टिव जो ह्यूमन करेक्टर दिखाते हैं, या करेक्टर तो क्या कहें, ह्यूमन करेक्टर ही कह लो, चलो ह्यूमन करेक्टर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं साहब, ह्यूमन करेक्टर की बात करते हैं, मनुष्य के करेक्टर के बारे में बताएंगे। काइंड है, पुअर है, या ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड कोई बात है। कुल मिला के ह्यूमन क्वालिटी रिलेटेड कोई शब्द है, उसको एडजेक्टिव को आप लेके चलें, उससे पहले दा लगाएंगे तो प्लूरल नाउन बनेगा। यही कहानी है। द पुअर का मतलब यहाँ सारे के सारे गरीब लोग हैं। द रिच का मतलब यहाँ सारे के सारे क्या हैं, अमीर लोग हैं। ये ध्यान रखना बस, ठीक है। आ जाओ जरा, अगर बात समझ में आई हो तो मुझे लगता है कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दे फाइनली एग्रीड, वो फाइनली क्या हो गए साहब, वो फाइनली एग्री हो गए किस पे, द डिसीजन चेंज। अब फिर वही बात है, एग्री मैंने कई बार बता दिया, और बता भी मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि पेपर में आता भी बहुत है, ठीक है। एग्री विद समवन, अगर किसी विद आएगा किसके लिए, समवन के लिए। और एग्री टू समथिंग, अगर समथिंग की बात करनी, किसी चीज़ की बात करनी, एग्री टू किसी चीज़ के साथ हो तो समवन। और अगर एग्री के साथ ऑन लगाएं तो सम टॉपिक, कोई टॉपिक है, कोई इशू है, ठीक है, किसी टॉपिक की किसी इशू की बात कर रहे हैं तो ऑन लगाते हैं। एग्री कह लो, डिसएग्री कह लो, दोनों ऐसे ही काम करते हैं। अगर मैं डिज़ाइन चेंज की बात करूँ तो डिज़ाइन चेंज क्या है, समथिंग है। और अगर समथिंग है तो किसका यूज़ करोगे, टू का। दे फाइनली एग्री टू, दे फाइनली एग्री टू। 85 हो गया, 86 देखिएगा। कपिल इज फाइलिंग अच्छा फिलिंग अ प्रपोजिशन, आ जा, ठीक है। अगर एक बात बताओ, फिलिंग अ प्रपोजिशन ये है, या प्रपोजिशन को छोड़ भी दूँ, तुम्हारे पेपर में क्या आता है, तुम्हारे पेपर में आता है, बोले सर फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। तो ब्लैंक में कोई चीज़ फिल करने के लिए प्रपोजिशन क्या लगा रहे हो, इन लगा रहे हो। तो फिलिंग अ प्रपोजिशन कहाँ, इन द ब्लैंक। किसी जो है ब्लैंक में कोई चीज़ भरी जा रही है, किसका यूज़ करोगे, इनका। तो ये तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है। फिल इन द ब्लैंक से टॉपिक भी होता है हमारे, ठीक है। सच एन एक्शन इज नॉट कंसिस्टेंट हर करेक्टर। बताओ साहब, कंसिस्टेंट के साथ क्या आता है तुमसे, जनरली तो यही पूछा जा रहा है, ठीक है। नहीं, कंसिस्टेंट के साथ हमेशा विद आता है। कंसिस्टेंट विद समझने का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ध्यान रखने की ही आवश्यकता है। कंसिस्टेंट के साथ विद का यूज़ करते हैं, आंसर बनेगा सी फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी एग्रीड, हमने एग्री कर लिया साहब, किस बात के लिए, अभी 2 मिनट पहले बता के आया हूँ। एग्री टू क्या होता है, समथिंग होता है। और एग्री विद क्या होता है, समवन होता है। और एग्री ऑन क्या होता है, एग्री ऑन होता है क्या, एग्री ऑन सम, मतलब ऐसे मान लो कि टॉपिक, किसकी बात करोगे, किसी टॉपिक की बात करोगे तो ऑन लगा लेते हो। वी एग्रीड द साइट फॉर द लंच, लंच के लिए जो साइट है, जगह है कि भाई हम यहाँ पे जाएंगे, उस पर हम एग्री हो गए। तो टॉपिक थोड़ी है, समवन है, सॉरी समथिंग है, समवन क्या कह रहा हूँ, समथिंग है। और समथिंग है तो क्या आ गया, टू आ गया, ये आ गया, देखो आंसर, ठीक है। ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट देखो साहब, बेकन द फादर ऑफ इंग्लिश एसे हैड अ थ्रस्ट। भाई थ्रस्ट मतलब प्यास होना, किस चीज़ के लिए, नॉलेज के लिए। तो अगर मैं तुमसे कहूँ थ्रस्ट फॉर समथिंग होता है क्या, तो होता है, बिल्कुल सही होता है। थ्रस्ट फॉर समथिंग, प्यास किस चीज़ के लिए, मैंने आपसे पहली क्लास में बताया था, जनरली के लिए वाला कॉन्टेक्स्ट निकले तो फोर की तरफ जा सकते हो। 99% ठीक निकल जाती है बात। हालांकि हिंदी में कभी प्रेफर नहीं करता कि हिंदी के हिसाब से प्रपोजिशन लगानी है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा हो तो फोर लगा सकते हो अगर के लिए का मीनिंग है। थ्रस्ट किस चीज़ के लिए साहब, फॉर नॉलेज। थ्रस्ट के साथ हमेशा किसका यूज़ करते हैं, फॉर। थ्रस्ट फॉर समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ के लिए। तो फोर है ऑप्शन में, ये रहा देखो, थ्रस्ट फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए प्यास होना, थ्रस्ट होता है प्यास। तो आप कह रहे हो बेकन जो है, जो इंग्लिश एसे के फादर कहे जाते हैं, हैड अ थ्रस्ट फॉर नॉलेज, उनको ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए क्या है, थ्रस्ट है, ठीक है। आ जाओ जरा 89। शी बेग्ड टू डिफर, शी बेग्ड टू डिफर। देखो एक होता है डिफर फ्रॉम, एक होता है डिफर विद, ठीक है। एक होता है डिफर फ्रॉम, एक होता है डिफर विद। हालांकि हमारा आंसर क्या है, डिफर विद है। एक होता है डिफर फ्रॉम, एक होता है डिफर विद।
अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? शी बेग टू डिफर यू ऑन द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पर वो तुमसे क्या है, जो है डिफर कर रही है। तो यहाँ पर डिफर करने का मतलब असहमत होने से है। किससे है? असहमत होना, किसी बात से क्या होना? असहमत होना। और यहां पर डिफर का मतलब किससे है? डिफरेंट होना। कोई एक चीज किसी चीज से अलग है तो वो डिफरेंट है, तो आप कहेंगे डिफर फ्रॉम, है ना, कि ये वाला पेन उस वाले पेन से अलग है, वो असहमत नहीं है, अलग है। लेकिन मैं तुमसे असहमत हूं इस बात पे, मैं तुमसे इस बात पे एग्री नहीं करता। असहमत होने के लिए एग्री के साथ किसका यूज करते हैं? विद का। और हाँ, फ्रॉम में आएगा अगर किसी चीज का क्या होना है? डिफरेंट होना है। अब मैं कहता हूं शी बैग टू डिफर यू ऑन द सब्जेक्ट, कि उसने क्या करा? उसने माफी मांगी, लेकिन उसने माफी मांगी किस बात के लिए? कि वो तुमसे असहमत है इस बात पर, इस सब्जेक्ट पर तुमसे असहमत है। और अगर असहमत है तो डिफर के साथ यहाँ किसका यूज करोगे? विद का। बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान रखने के हिसाब से। डिफर के साथ यहाँ क्या आएगा साहब? विद आएगा। डिफर के साथ यहाँ क्या आएगा साहब? विद आएगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक काम कर लूं, जल्दी आजा भाई। आ गया। मैं 2 सेंटेंस देता हूं। माय आइडियाज आर डिफर, और मैं आपसे कहूं कि आई नेवर डिफर। देखो डिस्प्ले आज वाइट ही लगानी पड़ी क्योंकि ये पीपीटी थोड़ी पहले बन गई थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था पढ़ाने का। ये पीपीटी थोड़ी पहले बन गई थी, तो पहले पीपीटी बनी है तो वो पहले की वाइट ही बनी हुई है ऑलमोस्ट, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन की दिक्कत थी। तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, अभी के लिए तो फिलहाल यही है, और इसके बाद आने वाली क्लासेस की पीपीटी चेंज हो गई, टेंशन ना लो। ठीक है, 1-2 क्लासेस की रहेगी सेम ही। नेक्स्ट देखो मतलब इन दोनों में भर के बताओ मुझे क्या आएगा। माई आइडियाज, अच्छा आर लिख रहे हो क्या तुम? मैंने क्या लिख दे? आर तो गलत हो जाएगा। माई, ऐसा करो, आर डिफर कैसे हो जाएगा? इस हमारे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थोड़ी आ जाएगी। माई आइडियाज डिफर, बस इतना ही। माई आइडियाज डिफर योर्स, और आई नेवर डिफर माई पेरेंट्स। अब तुम क्या कहना चाह रहे होंगे? माई आइडियाज डिफर योर आइडियाज, कि मेरे आइडियाज अलग है तुम्हारे आइडियाज से। तो माई आइडियाज डिफर योर आइडियाज का मतलब यही है कि मेरे आइडिया तुमसे अलग है। यहां पर डिफर का मतलब किससे है? टू बी डिफरेंट। यहां पर डिफर का मतलब किससे है? टू बी डिफरेंट। यहां पर डिफर का मतलब है किसी चीज का अलग होना। ठीक है, डिफर का मतलब किसी चीज का अलग होना, टू बी डिफरेंट। और अगर तुम ध्यान रखो तो मैंने क्या बताया था? डिफरेंट होने के लिए डिफर के साथ किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का। अगर बात समझ में आई हो तो पहले वाले में क्या आ जाएगा साहब? फ्रॉम आ जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखो, आई नेवर डिफर माई पेरेंट्स, कि मैं कभी भी डिफर नहीं करता किससे? अपने पेरेंट्स से। अपने पेरेंट्स से डिफर नहीं करते का मतलब यहाँ क्या है? मैं अपने पेरेंट्स से कभी भी असहमत नहीं होता। असहमत होना मतलब टू डिसएग्री, टू डिसएग्री, या मैं कह दूं असहमत होना। क्या होना साहब? असहमत होना। तो मैं कभी भी अपने पेरेंट्स से अलग नहीं होता। अलग, अलग का मतलब यहाँ पर क्या है? अलग तो सोच होती है ना, कि भाई तुम अलग सोच रहे हो। यहाँ पर तो मैं कभी भी अपने पेरेंट्स से असहमत नहीं होता, जैसा वो कहते हैं मैं मान लेता हूँ। आप माना, आप ऐसा कह रहे हो। तो टू डिसएग्री के लिए डिफर के साथ किसका यूज करेंगे साहब? विद का। ठीक है, अगर बात समझ में आई हो तो डिफर फ्रॉम और डिफर विद, मैंने दोनों बातें बता दी हैं। इसका आंसर बी फॉर बॉल होगा। और 91 पे चलते हैं मुझे लगता है। ठीक है, द मिनिस्टर ड्वेल्ट द सब्जेक्ट, बताओ भाई, ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अच्छा इसको तो छोड़ो, खैर पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है तो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ड्वेल्ट आया है। देखो ड्वेल्ट ऑन और रिलाय ऑन मैंने आपको बताया होगा, इससे पिछली क्लासेस में भी ये शब्द आया था। ठीक है, ड्वेल्ट ऑन और रिलाय ऑन। ठीक है, जो मिनिस्टर है ड्वेल्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एट लेंथ। ठीक है, नहीं तो ड्वेल्ट ऑन या रिलाय ऑन क्या होगा? किसी चीज पर क्या करना? निर्भर करना। किसी चीज पर क्या करना? निर्भर करना। ठीक है, वैसे ड्वेल्ट का मतलब ड्वेल्ट का मतलब इन जनरल रहने से भी होता है। ठीक है, नहीं तो अगर बात समझ में आ गई है तो ऑन का यूज करेंगे। और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दोनों के दोनों, रिलाय के साथ ऑन, ड्वेल्ट के साथ ऑन यूज किया जाता है। नेक्स्ट, शी ऑर्डर्ड। शी ऑर्डर्ड व्हाट? ऑर्डर के साथ कई बार ना, बहुत बार आपको ऐसा मिलेगा कि कोई ना कोई प्रपोजिशन लगा रखी होगी, लेकिन जरूरत है ही नहीं, मैं आपको बता चुका हूं। ऑर्डर ट्रांजिटिव वर्ब है। शी ऑर्डर्ड व्हाट? उसने क्या ऑर्डर किया? शी ऑर्डर्ड व्हाट? उसने ऑर्डर क्या किया साहब? उसने ऑर्डर किया डिनर। शी ऑर्डर्ड
क्या, शी ऑर्डर्ड द डिनर, उसने अगर डिनर ऑर्डर किया, ऑर्डर ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया साहब, द डिनर हो गया। अगर बात समझ में आई हो तो वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, प्रपोजिशन की कोई आवश्यकता है नहीं और कोई आवश्यकता नहीं है, आप कहेंगे नन। क्या कहेंगे आप, नन। नेक्स्ट, वुड यू एग्री विद मी, वुड यू एग्री विद मी, विद मी व्हाट, विद मी दैट। अब देखो यहाँ पर दैट को समझना पड़ेगा कि दैट क्या है। देखो समवन के साथ एग्री विद समवन होता है, एग्री विद समवन होता है और एग्री टू क्या होता है साहब, समथिंग होता है। ठीक है, तो मैं छोटा लिख देता हूँ शॉर्ट में, अगर तुम चाहो तो इसको तुम गलत मत समझना, बोले समथिंग क्या लिख दे रहे हैं, ऐसा लिख दो चाहो तो। ठीक है, एग्री टू समथिंग होता है साहब, और एग्री ऑन क्या होता है, सम पॉइंट या फिर टॉपिक। अब मुझे एक बात बताओ, वुड यू एग्री विद मी, क्या तुम मुझसे एग्री करते हो, किसको लेके, दैट। अब उस बात पर मतलब, अब दैट का मतलब क्या हो सकता है, दैट का मतलब तुम समझ लो दैट। अब दैट को तुम अगर समथिंग मान रहे हो, दैट का मतलब कोई बात होगी, है ना, दैट का मतलब कोई बात होगी। वुड यू एग्री विद मी, क्या तुम मुझसे एग्री करते हो उस टॉपिक पर, उस पॉइंट पर। ठीक है, नहीं कोई पॉइंट है, कोई टॉपिक है, ठीक है, नहीं कोई इशू है या फिर कोई इशू है। मैंने ये शब्द बताए थे कि टॉपिक की बात हो, इशू की बात हो, पॉइंट की बात हो, तो उसके लिए जनरली क्या करते हैं आप, ऑन का यूज़ करते हैं। इसलिए मैं ऐसे कहूँ कि आपको टू से बेहतर यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा, अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। हालांकि एक बार को टू तुम सोच सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन पॉइंट है, टॉपिक है, कोई इशू है। अब तुमको कैसे पता चल रहा है सर, पता तो नहीं चल रहा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है, क्या तुम मुझसे सहमत हो, दैट मतलब उस पर मतलब किस पर, कोई पॉइंट होगा, कोई टॉपिक होगा, उस टॉपिक पर, उस पॉइंट पर तुम मुझसे सहमत हो, तो अंडरस्टैंड सी बात है कि दैट को आप क्या ही मानोगे, कोई पॉइंट या टॉपिक मानोगे, क्योंकि कंप्लीटली मेंशन नहीं करा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टू भी एक बार को हो सकता है, समथिंग भी हो सकता है भाई, लेकिन हाँ संभावना इस बात की ज़्यादा है कि टॉपिक या इशू ही होगा कोई जिसकी बात चल रही है। तो आप किसका यूज़ कर लोगे, ऑन दैट टॉपिक कह लो, ऑन दैट इशू कह लो साहब। ठीक है, ऑन दैट टॉपिक, ऑन दैट इशू। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ऑन के लिए। पॉइंट भी लिखना चाहो तो पॉइंट लिख लो अगर तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट, द मनी मस्ट बी डेल्ट, द मनी मस्ट बी डेल्ट। देखना ये तीनों में से कोई सा सुना है, डील आउट, डील इन, डील विद, कुछ सुना है इन तीनों में से, कुछ ऐसा, कुछ भी ऐसा कुछ सुना हो। ठीक है, देखो डील आउट होता है किसी चीज को बांटना, डील आउट किससे होगा साहब, बांटने से। डील इन होता है किसी चीज का व्यापार करना। ठीक है, डील इन क्या होता है, किसी चीज का क्या करना, व्यापार करना। उसके अलावा डील विद होता है टू हैंडल, किसी चीज़ को क्या करना साहब, हैंडल करना। ये तीन है, ध्यान रखने पड़ेंगे। डील आउट, आउट मतलब किसी चीज़ को बाहर कर दिया, मतलब बांट दिया। डील इन, इन मतलब घर के अंदर क्या चल रहा है, बोले बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है। डील विद मतलब वही मैंने आपको बताया, विद आता है डबल साइडेड रिलेशन के लिए या डबल साइडेड पार्टिसिपेशन के लिए। तो तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा किसी सिचुएशन को, मतलब सामने से और तुम मिल के जो है कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालोगे, कुछ चीज़ को हैंडल करोगे, तो वो कहानी है। तो डील विद आ जाएगा। अगर बात समझ में आई हो तो तीनों ठीक है, मतलब तीनों मीनिंग ये है। बाकी यहाँ आ जाओ, द मनी मस्ट बी डेल्ट फेयरली एंड जस्टली। जो पैसे हैं उसको फेयरली और जस्टली, फेयरली मतलब बिल्कुल साफ तरीके से, जस्टली मतलब एकदम बढ़िया, है ना, एकदम एक बेहतर तरीके से जो है एग्जैक्ट अमाउंट जाना चाहिए मनी का। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई जो है एग्जैक्ट अमाउंट जाना चाहिए, तो यहाँ पर बांटने की बात कर रहे होंगे। ठीक है, अगर मनी की बात कर रहे हो, मनी को फेयरली क्या करना है, फेयरली हैंडल करना है। अरे पैसे हैंडल नहीं करेंगे, सिचुएशन हैंडल करी जाएगी। मनी को क्या करा जा रहा होगा, पैसे बांटने की ही बात चल रही होगी, तो आप क्या कहेंगे, डेल्ट आउट का आप यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इररिलेवेंट के साथ क्या आता है साहब, इररिलेवेंट टू होता है ना। इररिलेवेंट क्या होता है, टू होता है। अच्छा चलो, इररिलेवेंट टू तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन एक बात बताओ, इररिलेवेंट का मतलब क्या है, कोई चीज जो रिलेवेंट ना हो, है ना। मैं कहता हूं दिस सेंटेंस इज इररिलेवेंट, ये सेंटेंस जो है इररिलेवेंट है टू दिस सिचुएशन, ये सेंटेंस इस सिचुएशन से इररिलेवेंट है। या मैं ऐसा कह सकता हूं, दिस सेंटेंस इज नॉट रिलेटेड टू। इररिलेवेंट का मतलब क्या ही होता है, नॉट रिलेटेड, इररिलेवेंट। ये तो इररिलेवेंट है, मतलब ये इस चीज से रिलेटेड नहीं है। और रिलेटेड के साथ क्या ही आता है, रिलेटेड टू।
अरे रिलेटेड के साथ तो टू बहुत सुना होगा, रिलेटेड टू दिस, रिलेटेड टू दैट, है ना। तो ये तो रिलेटेड के साथ टू आता है, और इररिलेवेंट का मतलब भी नॉट रिलेटेड होता है, उसका मतलब भी क्या है, उसके साथ भी किसका ही यूज करेंगे, टू का। अगर बात समझ में आ गई तो आंसर दूसरा चुन लो और आगे चलो। नेक्स्ट देखो, रिजेंबल्स। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया, पहले कई बार सेंटेंस आ चुका है। रिजेंबल के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती, रिजेंबल के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती, और रिजेंबल का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना। द गर्ल रिजेंबल्स हर फादर, लड़की अपने पिताजी पर गई है, पिताजी के जैसी दिखती है। ट्रांजिटिव की तरीके से काम करता है रिजेंबल्स, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। ही इज ग्रेटफुल हिज ग्रैंडफादर फॉर टीचिंग ब्ला ब्ला ब्ला। अब मैंने आपको फिर वही बात है, अब देखो ये पता है क्या, कॉन्सेप्ट हो चुके पिछली क्लासेस में, पिछली 2 क्लासेस में कॉन्सेप्ट हो चुके, अब उन कॉन्सेप्ट्स का इंप्लीमेंटेशन है। सोच के देखो, पहली क्लास में मुश्किल से 37, 38, 40 सेंटेंस कराए, और वो क्लास 1 घंटे 40 मिनट के आसपास की हुई। तो 1 घंटे 40 मिनट में 40 सेंटेंस कराए मात्र। वो मात्र 40 सेंटेंस का रीजन ये था कि उन क्लासेस में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, उन क्लासेस में क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया, और वो कॉन्सेप्ट जो दे चुका वो इंप्लीमेंट यहाँ होगा, समझे नहीं। जो सीरियस बच्चा होगा वो लास्ट तक देखेगा, तीनों क्लास देखेगा, जो सीरियस होगा। वरना पहले बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, खोला, अच्छा ठीक है मास्टर साहब ठीक दिख रहे हैं, बोले हाँ ठीक दिख रहे हैं, बोले ठीक है चलो अब कल आएंगे हम घूम के, जब कोई नई वीडियो आएगी। फिर 1-2 क्लिक करे, फिर चल दिए, फिर 1-2 क्लिक करे, अपना देख घूमते फिरते देखे, लाइब्रेरी में 2-4 जगह घूमे, बोले चलो ठीक है अब चल रहे हैं, देख लिया। ऐसे नहीं होता भाई, जोर लगाने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो खैर, मैं आप तुमसे कहूँ कि ये वाली बात मैंने पढ़ा रखी है, थोड़ा सोचोगे तो समझ में आएगी बात। क्या मैंने आपसे कहा था, जब कोई एडजेक्टिव, जब कोई क्वालिटी और उस क्वालिटी का कोई रिसीवर होता है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बहुत सारे दिए थे, मैं केवल एक एग्जांपल देता हूं, वहां से तुम्हें क्लियर हो जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं ही इज, मैं कहता हूं ही इज वेरी काइंड टू मी, कि यार कि जो ही है ना वो बहुत ज्यादा क्या है, दयालु है। किसके लिए, बोले जी मेरे लिए, ही बहुत ज्यादा दयालु है मेरे लिए, ठीक है नहीं। तो इस काइंडनेस का रिसीवर कौन है, उसके काइंड होने का रिसीवर कौन है, मी। और रिसीवर होने की वजह से प्रपोजिशन किसका यूज किया, टू का। तो मैंने आपको बताया ऐसे बहुत सारे, ही इज लॉयल टू मी, ही इज पोलाइट टू मी, ही इज काइंड टू मी, या मैं कह दूं ही इज नॉट काइंड टू मी, किसी का दयालु ना भी होना, दयालु होना, लॉयल होना, पोलाइट होना, ऐसी कोई भी चीज जो क्वालिटी बता रही है, उस क्वालिटी का रिसीवर अगर मैं हूं, उस क्वालिटी का रिसीवर मैं हूं, तो रिसीवर के लिए प्रपोजिशन क्या आती है, साथ टू आती है। सेंडर होता है फ्रॉम, रिसीवर होता है टू। अगर बात समझ में आई तो ही इज ग्रेटफुल, वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है। किसी का ग्रेटफुल होना, और ग्रेटफुल का रिसीवर कौन है, उसके ग्रेटफुल होने का रिसीवर कौन है, हिज ग्रैंडफादर फॉर टीचिंग हिज मैथमेटिक्स। वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है, किसको, अपने ग्रैंडफादर का। किसका ग्रेटफुल है, उस अपने ग्रैंडफादर का। तो ग्रेटफुल होने का रिसीवर कौन, किसका ग्रेटफुल है, अपने ग्रैंडफादर का। तो रिसीवर के लिए किसका यूज कर दोगे, साहब टू का। अगर टू का यूज कर दोगे तो पहला ही आंसर हो जाएगा साहब। अरे बात समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट आ जाओ, द पुअर बेगर वॉज ब्लाइंड। भाई इस बार स्टेनोग्राफर में 2025 में ये सेंटेंस 3 बार पूछा गया, समझे नहीं। एक आंख से ब्लाइंड होने के लिए इन वन आई होता है, ब्लाइंड इन वन आई, ये आ गया आंसर। अब बात यह है कि बोले भैया समझा दो, इसको तो समझाने, तुम्हारी तो माथे में घुसा होना चाहिए सेंटेंस ये। अगर स्टेनो में लास्ट ईयर पूछ लिया मतलब रेलेवेंट है, एडिक्विटी द्वारा ही पूछा गया है, एडिक्विटी ने पूछा है तो जरूरी ही होगा साहब, फिर वही बात है। बाकी एक आंख से ब्लाइंड होने के लिए इन वन आता है, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मैं लॉजिक देने की इच्छा में नहीं हूँ, हालांकि वैसे बैठ तो जाएगा लॉजिक। आ जाओ नेक्स्ट देखो, व्हेन शी पार्टेड, फिर वही बात है, बता चुका हूँ। पार्टेड फ्रॉम समवन और पार्टेड विद समथिंग होता है साहब, किसी चीज़ से, है ना। पैसा है, धन है, पैसा है ना, कोई चीज़ है, कोई अपनी आपकी कोई चीज़ है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए भाई साहब, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी ऐसी चीज़ से अलग हो रहे हो, विद है। किसी व्यक्ति से अलग हो रहे हो, अपने प्रेमी से, अपने प्रेमिका से, अपने माता पिता से, किसी ऐसे व्यक्ति से अलग हो रहे हो तो फ्रॉम का यूज़ करेंगे साहब, ठीक है। अब देख लेना सेंटेंस कहाँ जरूरत पड़ जाए, ठीक है। व्हेन शी पार्टेड हर पेरेंट्स, व्हेन शी पार्टेड हर पेरेंट्स, कि भाई जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हुई। और पेरेंट्स की बात चल रहे हैं तो भाई साहब किसकी बात कर रहे हैं हम, समवन की बात कर रहे हैं या लिविंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लिविंग की बात कर रहे हैं। अगर लिविंग की बात कर रहे हैं तो फिर फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है नहीं। व्हेन शी पार्टेड फ्रॉम हर पेरेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं, लीजिए साहब शतक हो गया हमारा, फिर से वही बात, पार्टेड आ गया फिर से। पार्टेड फ्रॉम हर मैरिड डॉटर, अपनी डॉटर से अलग हो रही है भाई, समवन की बात चल रही है। पार्टेड फ्रॉम समवन, अब की बार विद तो आए नहीं है तो टेंशन की बात ही नहीं है ना। तो आप किसका यूज कर लेंगे, फ्रॉम का यूज कर लेंगे, आंसर बनाएंगे डिफॉल्ट ऑफ पार्टेड फ्रॉम समवन। नेक्स्ट अलग होना, ही डेल्ट वेरी पोलाइटली, ही डेल्ट वेरी पोलाइटली। अब फिर वही बात है, ठीक है नहीं, क्या कहोगे आप, डील विद, डील आउट, डील इन। अभी तो बता के आया हूं 2 मिनट पहले, बताओ
डील की जो फॉर्म बना दी तुमने, डेल्ट बना दी सेकंड फॉर्म, डील विद, ठीक है। देखो वैसे तो तुम मैं मीनिंग तो मैं वैसे दोबारा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक बार जैसे मैंने बता दिया, मैं तो फिर भी आलकस कर जाता हूँ, मतलब आलकस कह रहा हूँ, मैं फिर भी लिख देता हूँ। धीरे धीरे मैं, जब मैं एक बात 10 बार बता चुका हूँ तो मैं कोशिश करूँगा मैं उसको कम लिखूँ या मैं उसको ना लिखूँ, ठीक है। फिर उसमें ये होगा कि यार ये तो बीच में कोई आया बीच में कि भाई मुझे तो बड़ी दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या बता दिया। तुम चीज़ों को लिखते रहा करो। अगर ये डील वाली बात मैंने पहले बता दी और तुम्हारे पास कोई कॉपी है, तो तुम्हारे पास वो चीज़ लिखी होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं अगली बार बात करूँ तो तुम वहाँ से एक बार रिकॉल कर लो। माना तुम्हें याद नहीं हुआ एक बार में, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन 2-2 3-3 बार इसलिए ही डाले गए हैं जिससे तुम चीज़ों को रिकॉल कर सको। एक बार में कई बार होता याद नहीं होता, लेकिन मैंने 2-4 बार डाल दिए, इससे वो बात दिमाग में बैठ जाए। और 200 क्वेश्चन की बात करूँ, रिपीट तो क्वेश्चन बहुत सारे हुए हैं, ऐसा नहीं रिपीट नहीं हुए। जैसे पार्टेड हो गया या डिफर हो गया, ये मैंने बहुत बार रिपीट करे हैं क्वेश्चन, जिससे वो बात दिमाग में बैठ जाए, एक बार 2 बार 4 बार करने के बाद। लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें नहीं लिखना है। तुम अपनी कॉपी में नोट्स बना के चलो, काम के सेंटेंस लिख लो। बहुत हल्का सेंटेंस से बात अलग है, लेकिन हाँ, काम की जो चीज तुम्हें लग रही तुम्हें नहीं आती, तुम्हें लिखनी ही पड़ेगी। कोई और ऑप्शन तुम्हारे पास है नहीं, कभी तुम सोचो, ठीक है। आ जाओ जरा, डील विद, डील आउट, अरे यार कैसे चेंज हो जाता पेन, डील आउट और डील इन। इन मतलब अंदर, घर के अंदर क्या करेंगे साहब, व्यापार करेंगे। डील इन क्या हो गया, व्यापार करना। बाहर क्या करेंगे, बाहर जाके उसको बांटाएंगे। तो डील आउट क्या होगा, किसी चीज को बांटना, ठीक है। और डील विद, लोगों के साथ क्या करेंगे, हैंडल करेंगे व्यापार को। ये व्यापार को नहीं करेंगे हालांकि, केवल हैंडल करेंगे। तो टू हैंडल, संभालना किसी चीज को, ठीक है साहब। टू हैंडल समथिंग, किसी चीज को बांटना डील आउट है, व्यापार करना डील इन है। टू डेल्ट, ही डेल्ट वेरी पोलाइटली, उसने मुझसे बहुत ज़्यादा पोलाइटली, उसने मुझसे बहुत ज़्यादा पोलाइटली क्या करा, उसने मुझे बहुत ज़्यादा पोलाइटली हैंडल करा, बांटा, व्यापार करा। भाई यहाँ पर किससे ही हैंडल करने से, ही डेल्ट वेरी पोलाइटली, उसने मुझसे बहुत पोलाइटली उसने मुझे हैंडल करा, बहुत पोलाइटली उसने मुझसे बात करी। तो आप बात किसकी करेंगे साहब, विद की बात करेंगे। आसान सी ही कहानी है। अब तुम सोच रहे हैं उसने मुझसे बहुत पोलाइटली व्यापार करा, अरे व्यापार के लिए पोलाइटली नहीं लगाएंगे। पोलाइटली का मतलब ये है कि बहुत प्यार से चीज़ करी गई है, तो प्यार से हैंडल करा जाएगा, ठीक है। आ जाओ, आंसर आ जाएगा विद। 102 देखो, एडवाइज्ड टू राइट इन पेंसिल। अब ये वाली बात बहुत डिटेल में बता के आया हूँ, पहली या दूसरी क्लास में, पहली क्लास में, दूसरी क्लास के स्टार्टिंग में ये वाली बात हुई थी कि भाई लिखने की तो बात है, लेकिन लिखने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं या फिर इंक का यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल हो और इंक हो, दोनों के लिए राइट के साथ क्या आएगा, राइट इन पेंसिल और राइट इन इंक। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि दोनों को मटीरियल नाउन माना जाता है। और भाई साहब जब मटीरियल नाउन के साथ लिखने की बात चल रही है, तो ध्यान रखना मटीरियल नाउन के साथ लिखने के लिए इन का यूज़ करेंगे। लेकिन पेंसिल की जगह अगर आ पेंसिल कर दूं तो मटीरियल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता। यही पहचान है कि पेंसिल और इंक मटीरियल नाउन है। पेंसिल को मटीरियल माना है क्योंकि वो ग्रेफाइट से बनी होती है, इंक तो होता ही मटीरियल है, लिक्विड होता है पहली बात तो दोनों मटीरियल नाउन है, दोनों के साथ इन आएगा। लेकिन पेंसिल को आ पेंसिल लिखने का मतलब है, पेंसिल से पहले ए लगा दिया, आर्टिकल ए लगाने का मतलब है कि वो कॉमन नाउन हो गया। यहाँ पर पेंसिल को कॉमन नाउन माना है, यहाँ पर पेंसिल को क्या माना है, कॉमन नाउन माना है, ठीक है। अगर पेंसिल को कॉमन नाउन माना है साहब, तो अगर ये कॉमन नाउन है तो फिर वही बात है, कॉमन नाउन अगर पेंसिल को मान रहे हो तो आप इसको एज अ इंस्ट्रूमेंट, आप कह सकते हैं एक टूल लेके चलेंगे आपके काम करने का, एज अ इंस्ट्रूमेंट लेके चलेंगे आपके काम करने का, एज अ वेपन लेके चलेंगे आपके काम करने का। तो अगर ऐसी बात है तो ऐसी सिचुएशन में किसका यूज़ करते हैं, विद का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब मैं तुम्हें रीज़न देने का थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें बोले मुझे तो अच्छे से जानना है क्या कहना चाह रहे हो। पिछली क्लास देखी होगी, अच्छी बात है, नहीं देखी होगी तो फिर देख लो, जितना याद बता रहा हूँ इतना ही बहुत है। कैसे, पेंसिल के साथ इन आता है, आ पेंसिल के साथ विद आता है, इंक के साथ इन आएगा। मैं आपसे कहूँ आ पेन, पेन से पहले आर्टिकल लगा दिया, मतलब आपका एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप यूज़ कर रहे हो लिखने का। मैं इस पेन से लिख रहा हूँ, ये मेरे लिए एक वेपन है, एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर बात समझ में आई हो तो फिर से वही बात है कि विद का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, विद से। आ जाओ जरा, ये 4 बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, वर्च्यू ऑलवेज ट्रम्प ओवर, प्रिवेल ओवर, प्रिसाइड ओवर। ट्रम्प ओवर, प्रिवेल ओवर, प्रिसाइड ओवर। प्रिसाइड ओवर पिछली बार पूछा गया, पिछली बार मतलब स्टेनो के लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया, ठीक है नहीं। ट्रम्प ओवर, प्रिवेल ओवर, मतलब किसी चीज के ऊपर विजय प्राप्त करना, है ना। ट्रम्प ओवर क्या हो जाएगा साहब, किसी चीज पर क्या प्राप्त करना, किसी चीज पर विजय प्राप्त करना, किसी चीज पर क्या प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना, है ना। ट्रम्प ओवर होगा किसी चीज पर विजय प्राप्त करना। प्रिवेल ओवर की बात करूं तो प्रिवेल ओवर क्या होगा साहब, प्रिवेल ओवर किसी चीज पर हावी होने से, किसी पर क्या होना,
किसी व्यक्ति पर क्या होना, किसी पर हावी होना। और हावी होना मतलब कह दो तो आप किसी के ऊपर हावी अगर हो गए हो तो विजय ही प्राप्त कर लिए, कुछ ऐसा बचा नहीं है, मीनिंग उसका वही निकलेगा। प्रिसाइड ओवर होता है किसी चीज की, किसी मीटिंग की, किसी और चीज की अध्यक्षता करना, समझ रहे हो, किसी मीटिंग वगैरह की क्या करना साहब, अध्यक्षता करना क्या होता है, प्रिसाइड ओवर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एक होता है रूल ओवर, ठीक है, रूल ओवर होगा शासन करना, रूल ओवर किससे निकल जाएगा, शासन करने से, ठीक है। एक होता है गेट ओवर, यू हैव टू गेट ओवर दिस, ठीक है। गेट ओवर मतलब तुम्हें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, तुम्हें चीज भूलनी पड़ेगी, ठीक है। यू हैव टू गेट ओवर दिस मतलब उस बात को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, या फिर उस चीज से क्या निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा किसी चीज से, ठीक है। हिंदी में मीनिंग थोड़े डिफर हो सकते हैं, लेकिन तुम मेरा कॉन्टेक्स्ट समझा करो। मैं बहुत इजी लैंग्वेज लिखने की कोशिश करता हूँ जिससे बात दिमाग में बैठे। अगर मैं इस बात को लिखूँ तो 10 तरीके से लिखी जा सकती है, ठीक है। गेट ओवर हो गया, यू हैव टू गेट ओवर दिस, तुम्हें इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, तुम्हें इस चीज से निकलना पड़ेगा, यू हैव टू गेट ओवर दिस, तुम्हें ये चीज भूलनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया रूल ओवर, गेट ओवर, ठीक है। वॉच के साथ भी ओवर लगा लेते हैं, वॉच ओवर मतलब हे वॉच ओवर, ध्यान से एकदम संभल के, तो वॉच ओवर है। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपसे ओवर के साथ पूछे जाते हैं। पिछली बार पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया स्टेनो का। अगर तुमने स्टेनो की पुरानी सीरीज देख ली है स्टेनोग्राफर की, तो मैंने तुम्हें इसमें कराया है कि प्रोसाइड के साथ बहुत बार क्या आया, ओवर आया, और प्रिवेल के साथ ओवर आया। प्रोसाइड ओवर तो बहुत पूछा गया लास्ट ईयर, अब की बार हो सकता है प्रिवेल का नंबर हो, ट्रम्प का नंबर हो, किसका नंबर हो, इनमें से किसी का हो, लेकिन कुल मिला के ध्यान रखना इन सब के साथ किसका यूज करते हैं साहब, ओवर का यूज करते हैं। और काम की चीज है, एक साथ लिख लेना, काम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही नेवर पार्टेड, फिर से वही बात है, पार्टेड फ्रॉम समवन, ठीक है, और पार्टेड विद समथिंग। हालांकि फ्रॉम ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन यहां पर बात समथिंग की चल रही है। अपने सिल्वर कप से जो है वो कभी अलग नहीं हो पाया। अपने सिल्वर कप से अलग, पार्ट का मतलब किससे ही होता है, अलग होने से ही होता है। अगर तुम्हें ना पता हो, पार्ट का मतलब किससे होता है, अलग होना। लेकिन कैसे, किससे अलग हो रहे हो तुम हो रहे हो समथिंग से अलग, और समथिंग से अलग होने की बात है किसका यूज करते हैं, विद का। अपने किसी करीबी व्यक्ति की बात चल रही होती, फ्रॉम का यूज करते, बता चुका हूं। नेक्स्ट देखो, एलिजिबल, बताओ साहब अगर कोई किसी चीज के लिए एलिजिबल है, एलिजिबल है तो, ठीक है। देखो एक चीज होती है एलिजिबल के साथ, ठीक है। अगर मैं कहूं एलिजिबल फॉर नाउन, और एलिजिबल के बाद टू भी आ जाता है, लेकिन टू आएगा तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो एलिजिबल फॉर एडमिशन, एडमिशन क्या है, नाउन ही है, एडमिशन क्या है, नाउन है, तो नाउन है तो फिर जोड़ोगे एलिजिबल फॉर एडमिशन, एलिजिबल फॉर एडमिशन। बाकी मैं तुमसे कहूँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है साहब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो उसके साथ तो टू आता ही है वैसे तो, लेकिन हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ एलिजिबल के साथ फोर ना के कई बार डायरेक्ट नाउन ना जोड़ के क्या जोड़ देता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ देता है, ये भी ठीक है। फोर लगा लो या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लो। नेक्स्ट आओ, टायर्ड, हाँ जी टायर्ड, टायर्ड का मतलब किससे होगा साहब, टायर्ड का मतलब किससे होगा, थकान से होगा। टायर्ड का मतलब किससे होगा, थकान से, ठीक है। नहीं, टायर्ड ऑफ और टायर्ड फ्रॉम, फ्रॉम होता है फिजिकल थकान। कैसी थकान साहब, फिजिकल थकान की बात चल रही होगी, किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का। अगर मेंटल थकान की बात चल रही है, कैसी थकान की बात चल रही है साहब, मेंटल थकान की बात चल रही है। मैं आपसे कहता हूँ क्या हो गया, बोले जी मुझे तो बहुत मेंटली जो है बहुत प्रेशर्ड फील कर रहा हूँ काम के सिलसिले में, या कुछ भी है। सोचो भगवान करे तुम्हारे ऐसे दिन आए कि तुम मेंटली प्रेशर्ड फील करो, ऐसा टाइम आए कि तुम जो है तुम्हारे पास इतना काम हो करने के लिए जिसकी कोई हद नहीं, एक बढ़िया सरकारी नौकरी हो, ठीक है, वहाँ पे तुम्हें सब जो है साहब साहब कह के पुकार रहे हो, और ऐसा एकदम माहौल बन रहा है, अरे सर 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 हमारे काम कर दो हैं, तो तुम सोचो भाई नसीब वालों के जो है नसीब में होती है ये चीज़। तो मेंटल थकान भी काइंड ऑफ अ गुड थिंग ही है। हालांकि अब अलग प्रकार की मेंटल थकान है, वो वाली मेंटल थकान खुशी वाली होगी कि चार आदमी तुम्हें पूछ रहे हैं बाबूजी बाबूजी बाबूजी, ठीक है, आ जाओ। अगर मैं पॉवर्टी की बात करूं, ही इज टायर्ड, वो थक गया है, किससे, गरीबी से। अब गरीबी फिजिकली थकाएगी क्या, बोले फिजिकली थका देती, कई बार पैदल जाना पड़ रहा है कहीं, नहीं वैसा नहीं, गरीबी थकाएगी मेंटली। गरीबी कैसे थकाएगी, मेंटली, तुम्हें मेंटली परेशान करेगी, मेंटली तुम्हें स्ट्रेस देगी वो, ठीक है। तो मेंटली स्ट्रेस देगी तो टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ आंसर बनेगा बी फॉर बॉल, ही इज टायर्ड ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। नहीं, अगर लेकिन फिजिकल थकान की बात आ जाए तो भाई उसमें किसका यूज करोगे, फिजिकल थकान में तो किसका ही यूज करोगे, फ्रॉम का यूज करोगे, ठीक है।
शी इम्प्यूटेड बैड मोटिव्स टू मी। इम्प्यूटेड का मतलब होता है दोष लगाना, ठीक है। इम्प्यूटेड किसी पर दोष लगाना, कोई आप किसी पर दोष मंड रहे हो, किसी पर कोई दोष लगा रहे हो, ठीक है साहब। और जो उसने दोष लगाया, उस दोषों का जो उसने इम्प्यूट करा, क्या उसके जो बैड मोटिव्स थे जो उसने दिए, उन बैड मोटिव्स का रिसीवर कौन था? मैं था। और रिसीवर के लिए प्रपोजिशन क्या आती है? हमेशा टू आती है। यहीं से एक बात बन जाएगी कि इम्प्यूट के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं? टू का। अब इसको फिक्स प्रपोजिशन मान लो, अंडरस्टैंडिंग मान लो कि रिसीवर की वजह से इसके साथ टू आ गया, बाकी कुछ नहीं है। अगर बात समझ में आ गई हो तो डिफॉल्ट डॉग आंसर लगाओ और आगे चलो। नेक्स्ट देखो 108 नंबर साहब, बेकन वॉज एंडो, ठीक है, एंडो विद, है ना, रेयर टैलेंट, ठीक है। एंडो विद होता है किसी चीज से युक्त होना, से युक्त होना। अब ऐसे किसी चीज से भरा होना, से भरा होना, किसी चीज से युक्त होना, किसी से भरा होना। बेकन राइटर साहब है ना हमारे, अभी तो बताया था इनको पैसेज का जो है वो कह रहे थे फादर, पैसेज का कह रहा हूँ, ऐसे का फादर कह रहे थे इनको, थोड़े पीछे सेंटेंस आई थी बेकन की बात। तो मैं ये कह रहा हूँ बेकन जो है एंडो विद मतलब किसी चीज़ से युक्त होना, किसी से भरा होना। किससे भरे थे वो? किस चीज़ से युक्त थे? रेयर टैलेंट, बहुत रेयर टैलेंट थे बेकन साहब हमारे, अंग्रेजी के जो हैं हमारे ऐसे के जो फादर कहे जाते हैं, ठीक है। नहीं मतलब जिस बहुत सारे टैलेंटेड व्यक्ति के लिए एंडो विद का यूज़ करते हैं। तो एंडो विद मतलब किसी के अंदर जो नेचुरल टैलेंट हो उसके लिए एंडो विद का यूज़ करते हैं। हिंदी में मेरे यही समझ में आया, मैंने लिख दिया है, बाकी मैंने तुम्हें समझा अच्छा दिया, वो ध्यान रखना। आ जाओ जरा, विद आंसर लगा लो, हालांकि तीसरा आंसर विद लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं साहब। नेवर डू एनीथिंग दैट इज नॉट कंपेटेबल। कंपेटेबिलिटी के साथ क्या आएगा? कंपेटेबल विद समथिंग या समवन। आई एम नॉट कंपेटेबल विद यू, आई एम नॉट कंपेटेबल विद दिस सिचुएशन। तो कंपेटेबल लिखा जा भाई, आज ही लिखा जाएगा, कल लिखा जाएगा। कंपैटिबल विद समवन होता है या फिर कंपैटिबल विद समथिंग होता है, दोनों ही सही हैं। लेकिन कंपैटिबल के साथ आएगा क्या ही साहब? केवल विद ही आएगा। कंपैटिबल विद समवन या समथिंग, फिर से वही बात है, कंपैटिबल के साथ विद आने का रीजन वही है कि कंपैटिबिलिटी दोनों तरीके से, दोनों तरफ से मैच होती है। और जब टू साइडेड रिलेशन होते हैं तो उसमें विद का प्रयोग करते हैं। बोले साहब ये क्या बात बताई? फिर वही बात, इस बात को जानने के लिए पिछली 2 क्लासेस देखो, बहुत जरूरी बताई गई हैं वो, ठीक है। वहां हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी है विद एग्जाम्पल्स। 110 पे आते हैं। शी इंस्टेंट हर आइडियाज, बताओ भाई क्या कहेंगे आप? देखो भाई, देखो इंस्टिल होता है जब तुम, कैसे बताऊं, इंस्टिल होता है जैसे मैं तुमने मुझसे कोई बात पूछी, मैंने उस बात को, तुमने मुझसे पूछा कि भैया ये बात समझा दो, मैंने कहा अच्छा मैं समझाता हूँ। मैंने समझाना शुरू करा, 1 2 3 4 5 6 10 स्टेप में लेके गया, धीरे 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 मैंने माहौल बनाया और लास्ट तक आते तो मेरे दिमाग में वो बात मैंने घुसा दी एकदम। तो धीरे 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 किसी बात को दिमाग में डालना, किसी चीज़ को दिमाग में डालना इंस्टिल है। ये इंस्टॉल वाला ही एक तरीके से ऐसा मान लो, ठीक है। नहीं तो इंस्टॉल ही है ऐसा मानो, ये तो बाकी इंस्टॉल अलग है, ये अलग है, प्रोफाइल के रूप में अलग है वैसे। तो शी इंस्टिल हर आइडियाज़, उसने जो है अपने आइडियाज़ को इंस्टिल कर दिया हिज माइंड, उसके दिमाग में। तो एक बात बताओ, है ना, किसी चीज़ को धीरे धीरे दिमाग में डालना, ठीक है, मैं कह सकता हूँ किसी चीज़ को धीरे धीरे माइंड में डालना, ठीक है। यहां पर इंस्टिल का मतलब किसी चीज को धीरे धीरे दिमाग में डालना। मैंने कहा दिमाग में डालने की बात चल रही, किसको दिमाग में डाल दिया? आइडियाज को। तो एक बात बताओ, इनवर्ड मूवमेंट नहीं है? सोच के देखो, इनवर्ड मूवमेंट क्या यही नहीं हो सकता कि तुम पूल में कूद गए या बाहर से तुम पानी में कूद गए तो वो इनवर्ड मूवमेंट है? बताया ना इनवर्ड मूवमेंट, क्या बताया था? क्या बताया था? इनटू। ये बताया था कि इनटू जो है साहब, इनटू अगर आप देखेंगे तो इनटू दो चीजों के लिए प्रयोग होता है। एक होता है इनवर्ड मूवमेंट के लिए और एक होता है इनटू किसके लिए? कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है इनटू का यूज करते हैं। अगर तुम बात समझे, इनवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना। जैसे हम जंप के साथ इनटू लगाते हैं, तो आप बाहर से पानी में चले गए तो जंप इनटू हो गया, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले गए। मैं वही कहना चाह रहा हूं, अगर आइडियाज तुम बाहर से कहां डाल रहे हो? उसके दिमाग के अंदर डाल रहे हो, तो ये इनवर्ड मूवमेंट ही है। आपने भाई आइडिया बाहर से लेकर उसके दिमाग में जाके डाल दिया, और इनवर्ड मूवमेंट है तो भाई साहब इंस्टिल के साथ किसका यूज करेंगे? इनटू का। अब 2 तरीके हैं, एक तो याद रख लो कि इंस्टिल के साथ क्या ही आता है? इनटू आता है। दूसरा, थोड़ा लॉजिक लगा लेते तो भी समझ में आता, लेकिन लॉजिक लगाने के लिए भी मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग ही नहीं पता है तो फिर तो टाटा बाय बाय है। अगर बात समझ में आई है तो आंसर क्या बनेगा साहब? ए फॉर एप्पल बनेगा,
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 111 नेचुरल। इट इज़ नेचुरल ऑफ मैन। नेचुरल ऑफ मैन ईडियम होता है, तुम्हें पता है क्या? इट इज़ नेचुरल ऑफ मैन ईडियम होता है, हालांकि 4 भी लगाते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैन लिखा है ना, ये मैन जो है वो मैन का मतलब मैन नहीं, पूरी मानव जाति की बात हो रही है। अगर यहाँ पर आ मैन लिखा होता ना तो तुम ऑफ का भी यूज़ कर लेते एक बार को, है ना, उसका 4 का। इट इज़ नेचुरल फॉर अ मैन टू मेक मिस्टेक्स। अगर यहाँ पर आ मैन लिखा होता कि किसी भी एक व्यक्ति के लिए बहुत नेचुरल है कि जो है गलती कर ले, वो इंसान गलती कर दे, आ मैन लिखा होता ना तो तुम जो है 4 लगा सकते थे, क्योंकि तुम पर्पस बताते, या किसके लिए, आदमी के लिए बहुत आसान है ये बात, या बहुत नेचुरल है कि वो गलती करे। लेकिन खाली मैन लिखा है होने से ये बात क्लियर हो रही है कि ये मैन जो है नॉर्मल वाला नहीं है, ये ईडियम वाली बात। अरे यार नहीं, कौन सा बटन दबा दिया, सॉरी गाइज। हाँ, तो यहाँ पर मैन लिखने से ये हो रहा है कि इट इज नेचुरल ऑफ मैन। ठीक है, नेचुरल ऑफ मैन का मतलब है साहब, क्या मतलब है नेचुरल ऑफ मैन का? टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है, एक टिपिकल जो है बिहेवियर है। टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है मैन का, जो है क्या करना, गलती करना। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कह लो या फिर बिहेवियर भी कह सकते हो, अगर तुम्हें लग रहा है बिहेवियर कहना है, बिहेवियर भी कह लो। ठीक है, अगर बात समझ में आ गई ऑफ लगाओ, आगे चलो। हर स्पीच इज वांटिंग कॉमन सेंस। उसकी स्पीच में किस चीज की जरूरत है साहब? कॉमन सेंस की जरूरत है। बताओ भाई, यहाँ पर वांटिंग का मतलब अगर तुम समझ जाओ ना तो तुम्हें दिक्कत आएगी नहीं। हालांकि देखो, मैं रटने की बात करूँ तो वांटिंग के साथ किसका यूज़ करोगे? इनका यूज़ करोगे, एक तो ये ध्यान रख लेना। लेकिन मैं कहूँ कि मैं कुछ बता सकता हूँ इसमें, ऐसा हो सकता है कि मैं ना बता सकता हूँ? हाँ, ऐसा हो सकता है। चलो गैर, कुछ समझाता हूँ, बात सुनो। वांटिंग इनका मतलब क्या है पहले ही समझो, अगर मीनिंग समझ गए तो काम चल जाएगा। हर स्पीच इज वांटिंग इन कॉमन सेंस। उसकी जो स्पीच है इज वांटिंग इन कॉमन सेंस, उसमें जो है वांटिंग इन मतलब वो चाहती है कॉमन सेंस। उसकी स्पीच कॉमन सेंस चाहती है। चाहती है का मतलब यही है कि उसकी, मैं एक हिंदी मीनिंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि उसकी स्पीच कॉमन सेंस चाहती है। चाहती है का मतलब उसके स्पीच में कॉमन सेंस की कमी है। तो कुल मिला के अगर तुम समझो तो यहाँ पर वांटिंग का मतलब किससे है? लैक से ही है। हिज स्पीच इज लैकिंग इन कॉमन सेंस। उसकी स्पीच जो है वो लैक कर रही है, कमी है उसमें, किस चीज़ की? कॉमन सेंस की। तो यहाँ पर वांटिंग का मतलब चाहने से नहीं है। वांटिंग का मतलब चाहने से मतलब कोई चीज़ चाही जा रही है, मतलब उस चीज़ की कमी है। तो वांटिंग इनका मतलब यहाँ पर कॉमन सेंस से है कि कॉमन सेंस की कमी है, इस बात से है। अगर तुम बात समझे तो वांट का मतलब यहाँ लैक से ही है। ठीक है, वांट का मतलब किससे है? लैक से है। वांटिंग इन कॉमन सेंस या लैकिंग इन कॉमन सेंस? तो वांट का मतलब किससे है? लैक से है। अब सवाल ये बनता है कि तुम्हें ये पता हो कि लैक के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज होती है, या किस सिचुएशन में प्रपोजिशन यूज होती है, किस सिचुएशन में प्रपोजिशन यूज नहीं होती है, ये तुम्हें पता हो। अगर तुम्हें पता हो कि लैक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, अगर तुम्हें पता हो कि लैक ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नहीं, अगर तुम्हें पता है ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, एक दिक्कत तुम्हें आएगी। आ जाओ जरा, देखो, लैक अगर नाउन बनता है और लैक अगर वर्ब बनता है, लैक जब वर्ब बनता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके साथ किसी प्रपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, नहीं, लेकिन लैक जो है नाउन भी बनता है। अगर लैक नाउन बनता है तो लैक ऑफ होता है। ठीक है, नहीं, जैसे मैं कहता हूं दिस बिल्डिंग लैक्स प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। इस बिल्डिंग में कमी है। कमी है किस चीज़ की? लैक्स व्हाट, किस चीज़ की कमी है? आप कहेंगे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो लैक जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, प्रपोजिशन नहीं लेगी। लेकिन मैं कहूँ कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैन डिस्ट्रॉय, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैन डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग, कि भाई एक कैन डिस्ट्रॉय अ एटमॉस्फेयर, बिजनेस एटमॉस्फेयर, या एन ऑफिस एटमॉस्फेयर आप कह सकते हैं। कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है, मतलब ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो तो उससे बर्बाद हो सकता है, मज़ा नहीं आएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कुल मिला के, लैक अगर नाउन बनेगा तो ऑफ आएगा, लैक अगर वर्ब बनेगा तो उसके साथ किसी प्रकार की किसी प्रपोजिशन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन लैक एडजेक्टिव भी बनता है, और जब जब लैक एडजेक्टिव बनता है तो जनरली वो आईएनजी फॉर्म में ही होता है। जनरली कौन सी फॉर्म में ही होता है? आईएनजी फॉर्म में ही होता है। हो सकता है तुम्हें इस वाली बात का ना पता हो सकता है तुम्हें इस बात का ना पता हो, लेकिन लैक एडजेक्टिव भी बनता है जब वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आता है। और अगर तुम्हें ये नहीं पता कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बन जाती है तो भी समस्या है। कैसे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बन सकती है, आईएनजी फॉर्म ही तो एडजेक्टिव बनती है।
वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एडजेक्टिव बनती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है, एडजेक्टिव बनता है। तो आईएनजी फॉर्म जो है और थर्ड फॉर्म जो है दोनों जो है पार्टिसिपल बनते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं। तो लैक जो है, लैक की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बन सकती है, और जब जब लैक एडजेक्टिव बनता है तो अपने साथ क्या लेता है, इन लेता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि लैक के साथ किसका यूज़ करेंगे, लैक के साथ किसका यूज़ करेंगे साहब, इन का यूज़ करेंगे, लैक इन। जब जब जो है लैक एडजेक्टिव बनता है उसके साथ इन आता है। फिर वही कहानी है, यहाँ पर मीनिंग वांटिंग का किससे है, लैक से ही है। तो वांटिंग इन और लैकिंग इन दोनों ही बात एक है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर बात समझ में आई हो तो आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। माई वाइफ वॉज टायर्ड, माई वाइफ वॉज टायर्ड, भाई जो है टायर्ड है। अब मैं आपसे कहूँ किस बात से, तो आप कहेंगे ऑफ आता है, टायर्ड के साथ ऑफ आता है फिजिकल थकान दिखाने के लिए। किसके दिखाने के लिए, फिजिकल थकान के लिए, ठीक है। और फ्रॉम आता है कैसे के लिए, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया क्या, फ्रॉम आता है फिजिकल थकान के लिए। मुझे तो नहीं हो गई है थकान, हैं? फिजिकल थकान के लिए किसका यूज़ करते हैं साहब, फिजिकल थकान के लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं, और मेंटल थकान के लिए ऑफ का यूज़ करते हैं। अगर बात समझे हो तो यहाँ पर वॉक की बात चल रही है, चलकर जो है मेंटल थकान से होने से गई फिजिकल थकान होगी। अगर फिजिकल थकान होगी तो किसका यूज़ करोगे साहब, फ्रॉम का यूज़ करोगे। माई वाइफ वॉज टायर्ड फ्रॉम द वॉक। नेक्स्ट आ जाइए, ही इज़ नॉट अमेंडेबल, ही इज़ नॉट अमेंडेबल। एक बात बताओ, आंसरेबल, अकाउंटेबल, इन दोनों के साथ या इन दोनों की बात करूं, इन दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी होना। उत्तरदायी समझते हो, जिम्मेदार। उत्तरदायी ना समझो तो क्या होना, किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना। अगर तुम मेरी बात समझो तो मैं कह रहा हूँ इन सबका मतलब जिम्मेदार होने से है, ठीक है। नहीं, किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होना है, जिम्मेदार होना किसके लिए है, इस आंसरेबल जो है या अकाउंटेबल है, जिम्मेदार होना है। अब मैं बात कर लूँ अमेनेबल की, अमेनेबल भी क्या ही है, जिम्मेदार होना ही तो है, ठीक है। अमेनेबल भी क्या ही है, उत्तरदायी होना, ठीक है। नहीं, ही इज़ नॉट अमेनेबल, वो जो है उत्तरदायी नहीं है। टू अब उत्तरदायी नहीं है, किसका उत्तरदायी है साहब, रीज़न का। तो अमेनेबल या आंसरेबल, अकाउंटेबल, इन सब के साथ किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। अगर बात समझ में आई हो तो क्या लगा लो, सी फॉर कैट लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, मतलब वो रीज़न देने का उत्तरदायी नहीं है, जरूरी नहीं कि वो रीज़न दे, कहने का मतलब वही था सेंटेंस का। शी क्रेव्ड, देखो अगर मैं कहूँ कि अभी एक सेंटेंस आया था यार, अच्छा ठीक है, एक आया था थ्रस्ट फॉर, है ना। थ्रस्ट फॉर भी क्या ही होता है, किसी चीज़ को लेके लालसा होना, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा भूख होना। क्रेव्ड फॉर भी क्या ही है, किसी चीज़ को लेके भूख होना है। तो अगर मैं कहूँ क्रेव्ड फॉर और थ्रस्ट फॉर, ठीक है। नहीं, तो वही वाली कहानी है। मैं देखो, अगर मैं क्रेव्ड की और थ्रस्ट की बात करूँ, दोनों खाने पीने की बात है, ऐसे तो है ना, कि किसी चीज़ को लेके थ्रस्ट होना, प्यास होना, किसी चीज़ को लेकर क्रेव होना, मतलब खाने पीने का हो गया। लेकिन हाँ, क्रेव जो है क्रेविंग वाला ही क्रेव है। तो क्रेव फॉर होता है किसी चीज़ की लालसा होना, वैसे है ना किसी चीज़ की क्या होना, क्रेव फॉर होता है किसी चीज़ की लालसा होना, ठीक है। नहीं, अगर बात समझ में आई हो तो क्रेव, थ्रस्ट, इनके साथ किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। तो माई फॉरगिवनेस, फॉर आ गया, अच्छा ये आ गया। नेक्स्ट आओ, आई कुड इन्फर। देखो, इन्फर होता है अनुमान लगाना। इन्फर क्या होता है साहब, अनुमान लगाना, ठीक है। और अनुमान लगाने के लिए कुछ ना कुछ होना जरूरी है। किस चीज़ से अनुमान लगाएंगे, तो इन्फर फ्रॉम समथिंग होता है, या समथिंग या समवन, जो भी आप कहोगे। तो इन्फर के साथ किसका यूज़ करते हैं साहब, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। किस चीज़ से, इन्फर फ्रॉम हिज टॉक, उसकी बातों से अनुमान लगाया जा रहा है। आई कुड इन्फर फ्रॉम हिज टॉक, जैसी वो बात कर रहा है मैं उससे अनुमान लगा सकता हूँ दैट शी वॉन्टेड टू से समथिंग अगेंस्ट हर फादर, कि वो अपने पिताजी के अगेंस्ट कुछ कहना चाहती है। तो इन्फर के साथ किसका यूज़ करते हैं साहब, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। किस चीज़ से अनुमान लगाओगे, फ्रॉम जनरली से ही होता है वैसे तो, लेकिन फिर वही बात है, हिंदी से नहीं जाना है, ठीक है, ध्यान रखो। बात समझ में आई हो तो फ्रॉम आंसर लगाएं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन्फर के साथ फ्रॉम का यूज़ करते हैं, इन्फर फ्रॉम द प्लॉट, द किंग वॉज फोइल्ड बाय हिज लॉयल सोल्जर्स, ठीक है साहब। यहाँ पर प्लॉट का मतलब किससे है, प्लान से ही है, ठीक है। अगर तुम समझ रहे हो, प्लॉट का मतलब किससे है, यहाँ पर प्लॉट का मतलब है प्लान से।
द प्लान, किसको लेके, राजा का प्लान, फोल्ड मतलब नाकाम कर दिया गया, ठीक है। तो जो फोल्ड बाय हिज लॉयल सोल्जर्स, मतलब उसके लॉयल सोल्जर्स ने क्या कर दिया, राजा का, किंग के लिए ऐड तो आ नहीं सकता राजा के लिए, अपॉन नहीं आएगा, अच्छा ऑफ और अगेंस्ट, वैसे तो बात अगेंस्ट की हो रही हो क्योंकि तुमने लॉयल कह दिया, हालांकि दोनों ही सही हो सकते हैं अगर तुम सोचो तो, वैसे अगेंस्ट लगाओ, थोड़ा सा मीनिंगफुल बैठ रहा है, मीनिंगफुल बैठ रहा है। समझाता हूँ, देखो क्या कह रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, द प्लॉट, जो प्लॉट है मतलब जो प्लान था राजा के विरुद्ध में, द प्लॉट अगेंस्ट द किंग, राजा के विरुद्ध में जो प्लान था वॉज फोल्ड मतलब नाकाम कर दिया गया, किसके द्वारा, बाय हिज लॉयल सोल्जर्स, राजा के कुछ लॉयल सोल्जर्स थे, उन्होंने राजा के खिलाफ जो प्लॉट हो रहा था, राजा के खिलाफ जो राजनीति हो रही थी, राजा के खिलाफ जो प्लान बनाया जा रहा था, वो क्या कर दिया गया, बाय हिज लॉयल सोल्जर्स, उसके लॉयल सोल्जर्स ने क्या कर दिया, फॉइल कर दिया, नाकाम कर दिया। तो राजा के विरुद्ध हो रहा था, तो राजा के विरुद्ध के लिए किसका यूज करते हैं, अगेंस्ट का। अगर तुम नहीं जानते हो तो पिछली 2 क्लासेस में ये बात मैंने कहीं ना कहीं बताई है, पहली क्लास में बताई है इवन, कि अगेंस्ट 2 तरीके से यूज होता है। पहला शायद 17 नंबर क्वेश्चन है, चेक कर लेना, 17 या 19 चल रहा है मेरा अभी भी, 17 या 19 नंबर है, शायद 17 नंबर है क्वेश्चन, और उसमें एक फ्रेंड है स्टैंडिंग अगेंस्ट लैम्प पोस्ट, वहाँ पे मैंने आपको बताया होगा कि अगेंस्ट 2 तरीके से यूज होता है, एक तो विरुद्ध में और एक सपोर्ट के लिए, फिजिकल सपोर्ट के लिए और विरुद्ध के लिए अगेंस्ट का यूज करते हैं, 2 ही जगह जनरल अगेंस्ट, इन जनरल अगेंस्ट यूज होता है। यहाँ पर विरुद्ध की बात चल रही है तो आपने अगेंस्ट का यूज कर लिया, ठीक है। अब देखो, वैसे तो प्लॉट जो है वो बेसिकली यही होगा, अगेंस्ट वाला बात हो गई, लेकिन मैं ऑफ भी कह सकता हूँ एक बार को, 1% के लिए ऑफ भी ठीक हो सकता है सेंटेंस में। द प्लॉट ऑफ द किंग, हो सकता है राजी प्लान बना रहा हो, कुछ प्लान बना रहा था, पता नहीं क्या प्लान बना रहा था, लेकिन उसके लॉयल सोल्जर्स जो थे उन्होंने उस प्लान को क्या कर दिया, नाकाम कर दिया। 1% ये भी बन सकता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि लॉयल सोल्जर्स हैं राजा के लॉयल सोल्जर्स हैं, तो वो राजा का प्लान खराब नहीं करेंगे। तो बात यही है कि राजा के खिलाफ जो राजनीति हो रही होगी, राजा के खिलाफ जो प्लॉट बनाया गया होगा उसको वो नाकाम करेंगे। अगर बात समझ में आई हो तो अगेंस्ट ज़्यादा बेहतर होगा, इसीलिए मैंने इसको आंसर सी फॉर कैट को आंसर बनाया। 118 नेक्स्ट देखो साहब, इट सेल्डम पेज टू रेबल द अथॉरिटीज, ठीक है। अब देखो रेबल होता है किसी का रेबल, तुमने बागी देखा है ना, तुमने बागी हो ना, ठीक है, है ना, रेबल बागी मुझे लिखने में नहीं आ रहा क्योंकि घय मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अच्छा घय वाला घर वाला बन जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है। इट सेल्डम पेज टू रेबल द अथॉरिटीज, ठीक है। रेबल मतलब विरुद्ध में आना, किसके विरुद्ध में आना, किसी एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार को, किसी अथॉरिटी के विरुद्ध चले, जो उनकी बात ना माने, वो रेबल होता है। रेबल से रेबेलियस बनता है, रेबेलियस मतलब झगड़ालू प्रकार का। वहीं आप रेबल की बात करें तो रेबल होता है कि जब आप किसी के विरुद्ध में चल रहे हो, किसी के अपोजिट में चल रहे हो, तो वो रेबल है। अथॉरिटीज के खास करके रेबल शब्द अथॉरिटीज के या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाने के लिए यूज होता है। जब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रहे हो, किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट चल रहे हो, तब आप रेबल हो। अगर मेरी बात समझ में आई तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इट सेल्डम पेज टू रेबल, किसके अगेंस्ट में, अथॉरिटीज के। अगर आप विरुद्ध में जा रहे हो, किसी के अथॉरिटीज के विरुद्ध में जाते हो, या रेबल का मतलब ही किसी के विरुद्ध जाना है, अथॉरिटी के या गवर्नमेंट के विरुद्ध जाना है, तो विरुद्ध जाने के लिए अभी बता के आया हूं किसका यूज करते हैं, अगेंस्ट का। तो रेबल अगेंस्ट द अथॉरिटी, सीधी सी कहानी है, विरोध में किसके विरोध में, किसके अपोजिट में, अथॉरिटीज के अपोजिट में, तो रेबल के साथ अगेंस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, आई डिफर फिर वही बात है, डिफर यू, हाँ भाई, विद, डिफर विद होता है असहमत होना, ठीक है, या मैं कहूं टू डिसएग्री, ठीक है, और फ्रॉम होता है टू बी डिफरेंट, किसी का क्या होना, अलग होना, डिफरेंट होना या फिर अलग होना, किसी चीज का अलग होना, डिफरेंट होना, ये क्या है, अलग होना मतलब बिछड़ने वाला नहीं, कोई चीज किसी चीज से अलग है, अलग है मतलब डिफरेंट है, तो डिफरेंट होना, यहाँ पर अलग होना बेहतर होगा नहीं लिखने में, कोई तुम गलत समझ लो, किसी चीज का डिफरेंट होना जो है फ्रॉम है। अब मैं कहूँ डिफर के साथ फ्रॉम है, आई डिफर। अब मैं तुमसे कहूँ यू और आई तो वैसे भी अलग अलग ही हैं, मैं कहूँ मैं तुमसे अलग हूँ साहब, मैं तुमसे डिफरेंट हूँ, नहीं, तुम ये कहना चाह रहे हो मैं तुमसे, अब वैसे तो हर आदमी एक दूसरे व्यक्ति से अलग ही है, मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, सबका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, सबका अपना बिहेवियर, सबका अपना नेचर अलग है, सबके अपने काम करने के ट्रेट्स अलग हैं, बहुत डिफरेंसेज हैं। लेकिन यहाँ पर आप अलग होने की बात नहीं कर रहे हो, अलग तो हो ही, हर 2 व्यक्ति अपने आप में अलग हैं, यहाँ बात कर रहे हो असहमत होने की, तो आई डिफर
विद यू, मैं तुमसे क्या हूं, मैं तुमसे असहमत हूं इस बात पे या किसी भी चीज पे। नेक्स्ट देखो, यू वर एडवाइज्ड बाय योर फादर टू विड्रॉ द कॉन्टेस्ट। बताओ साहब, अगर आप विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है नहीं, तो विड्रॉ का मतलब टू टेक बैक है, ठीक है। विड्रॉ क्या होता है, टू टेक बैक। विड्रॉ मतलब वापस ले लेना, है ना, टू टेक बैक, वापस लेना, विड्रॉ कर लिया आपने। यू वर एडवाइस बाय योर फादर, तो मैं तुम्हारे फादर ने एडवाइस किया टू विड्रॉ, वापस ले लो, ठीक है नहीं, किससे, फ्रॉम द कॉन्टेस्ट, ठीक है नहीं। देखो अगर तुम विड्रॉ की बात कर रहे हो तो ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं क्या आ सकता है। देखो तुम किसी, जैसे मैं कहता हूँ किसी भी प्रतियोगिता की तुम बात कर रहे हो, किसी तुम रेस की बात कर रहे हो, किसी कंपटीशन की बात कर रहे हो, है ना, विड्रॉ फ्रॉम समथिंग हो सकता है, ठीक है। तुम किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ से, जैसे कोई रेस हो गया, कोई कंपटीशन हो गया, ठीक है, कोई कंपटीशन हो गया, कोई रेस हो गई, कोई कोई बेसिकली आपने किसी चीज़ में कोई कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हो, किसी कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हो, तो कॉन्टेस्ट तो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। कोई कॉन्टेस्ट हो गया, इनमें से किसी से भी आप जो है बाहर जा रहे हो, तो विड्रॉ फ्रॉम समथिंग, फ्रॉम रेस, फ्रॉम कंपटीशन, फ्रॉम कॉन्टेस्ट, ऐसा किसी भी चीज़ से बाहर जाना, टू टेक बैक के लिए किसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम। किससे बाहर लेना है, तो वही है किससे, फ्रॉम से। नेक्स्ट आओ, इट ऑकर्ड। इट ऑकर्ड, भाई ऑकर का मतलब किसी चीज़ का जो है बेसिकली कोई चीज़ जो है एक तरीके से दिमाग में आना है, किसी चीज़ का घटित होना है। इट ऑकर्ड टू हिम दैट ही हैड ऑलरेडी पेड द टैक्स, उसके दिमाग में ये आया कि वो ऑलरेडी जो है टैक्स पे कर चुका है। मान लेते हैं साहब क्या ही दिक्कत है, हालांकि ऑकर के साथ हमेशा टू का यूज़ करते हैं। ऑकर हो गया, हैपन हो गया, ये दोनों शब्द जो है इंट्रांजिटिव में मैं आपको पढ़ाता हूँ, है ना। व्हाट हैपन टू यू, ऑकर के साथ भी टू आता है, हैपन के साथ भी टू आता है, और दोनों ऑलमोस्ट सेम सही मीनिंग रखते हैं, ठीक है। ऑकर का मतलब यहाँ पर वैसे किसी चीज़ का जो है, इट ऑकर टू हिम मतलब उसको ये चीज़ लगी, उसको दिमाग में ये चीज़ लगी, उसको ये चीज़ महसूस हुई, ठीक है नहीं, क्या कि दैट ही हैड ऑलरेडी पेड द टैक्स, कि उसने पहले से ही टैक्स जो है दे दिया है। ऑकर के साथ टू का यूज़ करते हैं, कुल मिला के कॉन्टेक्स्ट ये है, ठीक है। हाँ जी, योर क्राइम प्रेड योर माइंड, तुम्हारे जो क्राइम है उसने तुम्हारे दिमाग का क्या कर दिया है साहब, तुम्हारे जो है दिमाग पर बुरा प्रभाव डाला है, ठीक है। देखो किसी भी चीज़ का, कोई चीज़ तुम्हारे दिमाग पर बुरा प्रभाव डाल रही है तो ऑन योर माइंड होगा ना, क्या कहेंगे आप, ऑन योर माइंड। अपॉन कह लो या ऑन कह लो, दोनों ही ठीक है, ठीक है नहीं। ऑन योर माइंड, इस चीज़ का तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ा है, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग पर मतलब ऑन योर माइंड। बाकी अगर प्रे की बात करें तो भाई साहब प्रे जो है वो नाउन भी होता है और प्रे जो है वो वर्ब भी होता है। जब जब प्रे नाउन होता है उसका मतलब किससे निकलता है, शिकार से। किससे निकलता है, शिकार, ये मेरा शिकार है ना, तो वो प्रे है, ठीक है। ये भगवान वाला प्रे नहीं है, इसमें ई आया है, थोड़ा ध्यान से देखो, खोल के बत्तियां जलाओ। अगर प्रे वर्ब बनता है तो इसका मतलब किससे होगा, देखो अगर मैं वर्ब की बात करूं तो यहाँ पर प्रे का मतलब फिर निगेटिव से ही निकलेगा, शिकार ही निगेटिव है वैसे तो, ठीक है नहीं। तो प्रे का मतलब किससे निकालोगे, प्रे का मतलब निकालोगे बुरा प्रभाव पड़ना, तो मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर प्रे का मतलब किससे निकलेगा, बुरे प्रभाव से, बुरा प्रभाव पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, योर क्राइम प्रेड। अब वही बात है कि ऑन या अपॉन आप लिख लो, ऑन या अपॉन से आप किसका यूज़ कर लोगे साहब, ऑन या अपॉन से आप जो है ऑन या अपॉन योर माइंड का यूज़ कर लोगे। नेक्स्ट आ जाओ, बाकी मीनिंग याद रखना, नाउन का और वर्ब का, बुरा प्रभाव पड़ना वर्ब है और नाउन की बात चल रही है तो क्या है, शिकार है। नेक्स्ट देखो भाई, इंडिया डिफर्स, इंडिया अलग है, इंडिया किससे अलग है साहब, अरे डिफर फ्रॉम, इंडिया अलग है, यहाँ पर असहमत थोड़ी है। देखो एक चीज़ और है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि ज्योग्राफिकल चेंजेस की बात हो जाए, किसकी बात हो जाए साहब, ज्योग्राफिकल चेंजेस की बात हो जाए, तो ज्योग्राफिकल चेंजेस के लिए किसका ही यूज़ करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, फ्रॉम का। ये वाली बात तुम चाहो तो ध्यान रख लो, बाकी डिफर तो मैं बता ही चुका हूँ। अगर मैं डिफर होने की बात करूँ तो टू बी डिफरेंट होता है फ्रॉम, वैसे तो अलग होना अगर मैं कहूँ तो टू बी डिफरेंट भी क्या ही होता है, फ्रॉम ही होता है ना, टू बी डिफरेंट। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि इंडिया जो है वो किससे अलग है, इंडिया जो है वो अलग है किससे, इंग्लैंड से।
तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इंडिया अलग चीज़ है, इंग्लैंड अलग चीज़ है, तो यहाँ पर जोग्राफिकल चेंजेस की बात चल रही होगी या उनकी लोकेशंस अलग होने की बात चल रही होगी, वो भी एक ही बात है, तो फ्रॉम का यूज़ कर लो। बाकी विद होता है डिफर विद होता है असहमत होना, ठीक है, क्या होना, असहमत होना। लेकिन पता है क्या, अभी सेंटेंस को देख के असहमत होना कह नहीं सकते। या तो तुम ऐसे बताओ कि कोई एक वार्तालाप हुई थी, प्राइम मिनिस्टर मिलने गए थे, कुछ ऐसा हुआ था, तब आप उसके बाद कहो कि जो है इंडिया है असहमत होता है इंग्लैंड से, इंडिया किसी बात पर इंग्लैंड से असहमत है किसी कॉन्टेक्स्ट में, तुम बताओ वो चीज़ मेंशन करो, तब 1% तुम विद की तरफ जा सकते हो। फिलहाल कुछ भी मेंशन नहीं करा गया, तो यहाँ पर जोग्राफिकल लोकेशन की बात चल रही है कि इंडिया की जोग्राफिकल लोकेशन इंग्लैंड की जोग्राफिकल लोकेशन से अलग है। अगर बात समझ में आई हो तो बी फॉर बॉल हमारा आंसर होगा, इंडिया डिफर फ्रॉम इंग्लैंड। नेक्स्ट आ जाओ साहब, स्पेंडथ्रिफ्ट इज डिवॉइट। देखो डिवॉइट होता है ऑफ, डिवॉइट ऑफ फोरसाइट, ठीक है नहीं, डिवॉइट ऑफ फोरसाइट, और रन्स इनटू डेट। पता है, एक तो मीनिंग देख लो, पता है क्या, बड़ा अच्छा सेंटेंस है, बड़ा गहरा सा मीनिंग है, एक बार मीनिंग देख लो। स्पेंडथ्रिफ्ट इज डिवॉइट ऑफ, डिवॉइट का मतलब होता है खाली होने से, एक तरीके से डिवॉइट ऑफ होता है किसी चीज़ का क्या होना, किसी चीज़ का खाली होना, एक तरीके से एकदम किसी चीज़ का एकदम खाली होना, एक चीज़ एकदम खराब हो जाना, एकदम एक चीज़ जो एकदम एम्प्टी सी हो गई, खाली हो गई, जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, खोखली कोई चीज़ है, उसके लिए डिवॉइड ऑफ। स्पेंडथ्रिफ्ट होता है खर्चीला, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खर्चीला है। स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब खर्चीला व्यक्ति, कैसा व्यक्ति साहब, खर्चीला व्यक्ति। स्पेंडथ्रिफ्ट इज डिवॉइड ऑफ, जो खर्चीला व्यक्ति होता है वो एक तरीके से खाली होता है, अंदर से खोखला होता है। फोरसाइट होता है दूरदृष्टि, जब आप कुछ दूर का देख पा रहे हो, दूर की बात कर पा रहे हो, तो फोरसाइट होगा दूरदृष्टि, ठीक है नहीं। जो स्पेंडथ्रिफ्ट होता है, खर्चीला व्यक्ति होता है, वो एकदम खाली होता है, वो नहीं सोच पाता एकदम से, किसका, दूरदृष्टि का, दूर से दूर का नहीं सोच पाता वो, ठीक है। एंड ऑफन रन्स इनटू डेट, और अक्सर वो किसमें, कर्ज में डूब जाता है। रन्स इनटू डेट होता है कर्ज में डूब जाना, रन इनटू डेट होता है क्या, कर्ज में डूब जाना। बाकी एक चीज है भाई, डेट से पहले भी इनटू इसलिए ही आ रहा है क्योंकि इनवर्ड मूवमेंट ही है। तुम नॉर्मल सिचुएशन से किस में चले गए, डेट में चले गए, नॉर्मल सिचुएशन से किस में चले गए, डेट में। तुम एकदम पहले तुम्हारे पास कोई कर्ज नहीं था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तुम फिर उसके बाद डेट में चले गए। तो तुम कर्जे में जब चले गए हो तो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में आ गए, और जब सिचुएशन चेंज होती है, कंडीशन चेंज होती है, उसको इनवर्ड मूवमेंट के हिसाब से इनटू का यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। बाकी ऐसे याद रख लो कि रन इनटू डेट होता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का कर्ज में डूब जाना। तो बस यही चीज़ है। आंसर क्या बन जाएगा इसका साहब, इसका आंसर बन जाएगा तीसरा। क्या इसका आंसर बन जाएगा साहब, इसका आंसर तीसरा बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, शी शुक हिम, शी शुक हिम। अब इसके बाद क्या कह रहा है साहब, शी शुक हिम। अब उसका वो ये है कि हैंड जो है उसने हाथ से पकड़ के हिलाया उसको, शी ने हिम को हैंड से हिलाया, तो हैंड डूअर मान सकते हैं क्या, हैंड क्या मान सकते हैं, डूअर। एंड हेल्प्ड हिम विद हिज कोट। चलो खैर, लास्ट में तो सारों में ऑन है, तो लास्ट में तो सोचने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कह रहा है, लास्ट में तो ऑन है ही सब में, तो इसमें तो समस्या है नहीं। लेकिन यहाँ पर शी शुक हिम, उसने उसको हिलाया, ठीक है नहीं, वो हाथ से हिलाया, तो इसको तुम डूअर मान सकते हो, ठीक है नहीं। तो आप डूअर के लिए किसका यूज कर लो, बाय का। शी शुक हिम बाय द हैंड, किससे हिलाया, हाथ से हिलाया साहब उसको, है ना, तो शी ने ही को हाथ से हिलाया, तो वही चीज़ है, बाय द हैंड कर लो, ठीक है। इट इज़ टेरिबली एब्जॉर्व्ड हर वर्क। भाई एब्जॉर्व की बात करें तो एब्जॉर्व्ड जो है, एब्जॉर्व के साथ बेसिकली इन आता है, ठीक है नहीं, एब्जॉर्व्ड इन और सोक्ड इन, एब्जॉर्ब्ड इन और सोक्ड इन, और इसका मतलब दोनों का मतलब किससे होता है, बिजी होने से होता है, दोनों का मतलब किससे होता है, बिजी होने से, ठीक है। ही इज टेरिबली एब्जॉर्व्ड इन हर वर्क, वो बहुत ज़्यादा बिजी है किसमें, अपने काम में, ठीक है नहीं। तो कुल मिला के इनका यूज़ करेंगे। बाकी अगर मैं कहूँ कि भाई बैक्टीरिया, अब वो अपना काम, उसका जो काम है वो किस पर चल रहा है, बैक्टीरिया पे चल रहा है, तो साहब बैक्टीरिया के लिए किसका यूज़ कर लो, टॉपिक के लिए ऑन का यूज़ कर लो, ऑन बैक्टीरिया। टॉपिक की बात चल रही है तो आप कहो शी इज टेरिबली एब्जॉर्व्ड, सॉरी अरे विद कहाँ लगा दिया मैंने, शी इज टेरिबली एब्जॉर्व्ड इन हर वर्क और ऑन बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, मास्ड मैन। जो मास्ड मैन है, अ सिक्योरिटी वैन ऑन द मोटरवे। जो मास्ड मैन था उसने क्या कर दिया, हेल्ड, उसने सिक्योरिटी वैन को रोक लिया होगा मोटरवे में, रास्ते में उसने सिक्योरिटी वैन को रोक लिया, ठीक है नहीं,
सिक्योरिटी वैन को रोक लिया, तो रोकने के लिए किसका यूज़ करेंगे? हेल्ड अप का यूज़ करेंगे मेरे हिसाब से। हेल्ड आउट, हेल्ड फोर्थ, हेल्ड ऑन, हाँ हेल्ड अप ही लगाओ। हेल्ड अप का मतलब किससे है? रोकने से है, ठीक है नहीं। देखो हेल्ड फोर्थ होता है बहुत लंबा चौड़ा भाषण देना, चाहो तो लिख लेना, ये भी थोड़ा बहुत पूछ लेता है। वैसे तो जो है बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा आता नहीं है हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन मैंने डाल दिया है। हेल्ड अप ध्यान रखना किसी चीज़ को किससे है? रोकने से। मैं तुमसे कहूँ मास्ड मैन हेल्ड अप, रोक लिया उसने किसको? सिक्योरिटी वैन को ऑन द मोटरवे, रास्ते में, ठीक है नहीं। और जैसे हेल्ड ऑन है, हेल्ड ऑन का मतलब इंतजार करने से निकल सकता है। हेल्ड ऑन किससे निकल सकता है? किसी बात का क्या करना? इंतजार करना। इंतज़ार तो बड़ा मुश्किल हो गया लिखना, मैंने क्या लिखना शुरू कर दिया। आप लिखो टू वेट, ठीक है, बहुत बढ़िया। हेल्ड फोर्थ मैंने बताया क्या होता है? हेल्ड फोर्थ होता है बहुत लंबा चौड़ा भाषण देना, बहुत लंबा चौड़ा भाषण देना हेल्ड फोर्थ है। हेल्ड आउट क्या होगा साहब? हेल्ड आउट मतलब वैसे तो हेल्ड आउट को खास मीनिंग मुझे लगता नहीं याद मेरे दिमाग में है, लेकिन किसी चीज़ का बहुत लंबे टाइम तक टिकना हेल्ड आउट हो सकता है। किसी चीज़ को आगे बढ़ाना हेल्ड आउट हो सकता है। और तो मेरे ख्याल से कोई मतलब मुझे ध्यान आ नहीं रहा है। बाकी हेल्ड फोर्थ ध्यान रखना, किसी का बहुत लंबा चौड़ा भाषण कोई बहुत लंबे समय तक बोल दे तो उसको हेल्ड फोर्थ कहते हैं साहब, ठीक है, ध्यान रखना। 131 से आ जाओ 132 पे। आई क्वालिफाइड द पोस्ट। देखो भाई, क्वालिफाई पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं साहब, क्वालिफाई पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पता है क्वालिफाई ट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्वालिफाई कैसी वर्ब होता है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मैं तुमसे कहूँ कुछ बताऊँ क्वालिफाई क्या है? बोले भाई बताओ। मैं कहता हूँ मैं तुमसे कहूँ आई क्वालिफाइड द इंटरव्यू, और मैं तो फिर से तुमसे कहूँ कि आई क्वालिफाइड द इंटरव्यू, या मैं यहाँ पे 4 लगा देता हूँ, चलो तुम कहो तो। अब मैं तुमसे कहूँ कि दोनों सेंटेंस में डिफरेंस बताओ कि दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। आई क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू और आई क्वालिफाइड द इंटरव्यू, दोनों सेंटेंसेस में, दोनों वाक्यों में क्या जो है डिफरेंस है? आप मुझे डिफरेंस बताओ। आई क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, आई क्वालिफाइड द इंटरव्यू, भाई दोनों सेंटेंस में जो है डिफरेंस है, और दोनों सेंटेंस ही सही है। अगर तुम सोच रहे हो ना एक गलत है एक सही है, दोनों ही क्या है सेंटेंस, दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, दोनों ही सेंटेंस में कोई कमी नहीं है, कहीं से लेकर कहीं तक किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आई क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू का मतलब है कि मैंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर दिया है। क्वालिफाई के साथ जब 4 लगाते हैं तो आप किसी स्टेज को क्वालिफाई करने की बात करते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि भाई एक एग्जाम था जिसमें इंटरव्यू भी था, आपने प्री क्वालिफाई कर दिया और इंटरव्यू के लिए आ गए। मैं कहूँ आई क्वालिफाइड फॉर द मेंस। जैसे आप जो देंगे, जैसे आप सीजल देने जा रहे हैं मान लेते हैं, तो सीजल में आप क्या करेंगे? आप प्री देंगे फिर मेंस देंगे। जैसे आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस में बैठेंगे, तो आप क्या कहेंगे? आई क्वालिफाइड फॉर द मेंस, मैं क्वालिफाई हो गया हूं किसके लिए? मेंस के लिए। इस बात का मतलब तुमने क्या क्या क्वालिफाई कर लिया? प्री क्वालिफाई कर लिया। आई क्वालिफाइड फॉर द मेंस का मतलब है आई क्वालिफाइड द प्री, आई क्वालिफाइड द प्री क्वालिफाई कर लिया है साहब। क्वालिफाइड फॉर द मेंस किसके लिए? मेंस के लिए। तो जब आप स्टेजेस की बात करते हैं, आप कहते हैं अगली स्टेज पे जाने की बात करते हैं, तो अगली स्टेज के लिए किसका यूज करेंगे साहब? 4 का यूज करेंगे। कोई चीज आपने क्वालिफाई कर ली है, आई क्वालिफाइड द एग्जाम, है ना। तो अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हैं तो आप मान के चलेंगे आपने वो चीज पास कर दी। अगर मैं कहूं आई क्वालिफाइड द इंटरव्यू, मतलब आपने इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया है साहब, वो भी पास हो गया। आई क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू मतलब पहला स्टेप पास करा है और किस में चला गया हूं? इंटरव्यू में चला गया हूं। दोनों बातों में फर्क है। अगर तुम्हें बात समझ में आई तो मैं कहूं आई क्वालिफाइड। अब यहाँ पर दोनों दे रखे हैं, आई क्वालिफाइड द पोस्ट, मैंने पोस्ट क्वालिफाई कर लिया, ये पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर दिया। तो वैसे तो नन लगा लो, मेरे हिसाब से आवश्यकता है नहीं, ठीक है नहीं। हालांकि सेंटेंस थोड़ा बेहतर हो सकता है, चक्कर मत पड़ना, दोनों ही ठीक है। पोस्ट, वैसे अगर तुम किसी पोस्ट की बात कर रहे हो तो पोस्ट का मतलब तो होलसम से है कि कंप्लीट पोस्ट जो है, पूरा प्रोसेस तुमने क्वालिफाई कर लिया। तो बाकी फिर आप नन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लगाने को तो तुम 4 भी लगा सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। मैं वही बात कह रहा हूँ, आई क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई क्राइटेरिया चाहिए कि भाई ये चीज़ तुम्हारी अगर होगी तो तुम इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो या एलिजिबल हो, तो तुम उस सिचुएशन में क्या भी कह सकते हो साहब? 4 भी कह सकते हो, ठीक है। बताओ भाई, नेक्स्ट बताओ। हाँ भाई, ही विल स्टैंड हर थ्रू थिक एंड थिन, या ये तो थ्रू थिक एंड थिन तो ईडियम होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। थ्रू थिक एंड थिन क्या होता है? ईडियम होता है, ठीक है नहीं। सुख दुख में, थ्रू थिक एंड थिन होता है सुख दुख में,
स्टैंड बाय होता है टू बी इन सपोर्ट ऑफ समवन, स्टैंड बाय होता है टू ऑलवेज बी इन सपोर्ट ऑफ समवन, हमेशा किसी के सपोर्ट में रहना। तो ही विल स्टैंड बाय हर, वो हमेशा उसके जो है सपोर्ट में खड़ा रहेगा, किसके, हर के, थ्रू थिक एंड थिन, मतलब अच्छे और बुरे हर प्रकार के समय में, अच्छे समय में भी वो साथ रहेगा, बुरे समय में भी वो साथ रहेगा। कुल मिला के बाय और थ्रो देखना है, बाय और थ्रो नहीं है, बाय और थ्रो है, ये रहा बी फॉर बॉल हमारा आंसर हो जाएगा, बाय और थ्रो, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट आ जाओ साहब, 133 हो गया है, 34 देखते हैं। वी शुड कॉप विद, कंप्लाई विद, कंड्यूस विद, क्या कहेंगे साहब? वी शुड कॉप विद मतलब होता है सामना करना। वी शुड कॉप विद, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, एसएससी के पेपर में, स्टेनोग्राफर के 2025 में बहुत बार पूछा गया है, सीजल में भी पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो कॉप विद मतलब होता है सामना करना, कॉप विद क्या होता है साहब? सामना करना, ठीक है। तो वी शुड कॉप विद द रूल्स, जो है हम जो है या तो एक तो बना के चलेंगे, किससे? रूल से हम सामना करेंगे। किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करने के लिए भी आप किसका यूज़ कर लेते हैं? कॉप विद का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो वी शुड कॉप विद द रूल्स कि भाई हम जो है सामना करेंगे, हम बना के चलेंगे एकदम रूल्स को, ठीक है। आंसर बना लो, ए फॉर एप्पल। देखो वैसे तो कंप्लाई विद का मतलब किससे होता है? टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, वी शुड कंप्लाई विद द रूल्स। वैसे तो आंसर कंप्लाई विद भी लगा लो, कोई समस्या नहीं है। वैसे तो आंसर कंप्लाई विद भी लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वी शुड कॉप विद, तो वी शुड कंप्लाई विद द रूल्स, हम रूल्स के साथ चलेंगे, ये भी ठीक है। वी शुड कंड्यूस टू तो होता है मतलब किसी चीज़ को एक तरीके से रिजल्ट तक लेके जाना, कंड्यूस टू हो जाएगा। क्या कह लें? वैसे तो कंप्लाई विद भी ठीक लग रहा है मेरे को, ठीक है। नहीं सामना करना तो रूल्स का नहीं हो सकता ना, वी शुड कॉप विद, वी शुड कंप्लाई विद ही कह लो मेरे हिसाब से। फिर हम जो है क्या करेंगे? कंप्लाई विद मतलब टू एक्ट अकॉर्डिंग टू अ रूल, तो वी शुड कंप्लाई विद द रूल्स, हम जो है रूल्स का सामना करके चलेंगे, बना के चलेंगे, मतलब रूल्स है, कंप्लाई विद ही कह लो, ज़्यादा बेहतर है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था बाद में डिफिकल्टीज़ की बात हुई है, मुझे ऐसा लग रहा था कि बाद में किसकी बात हुई है? डिफिकल्टीज़ की बात हुई है, ठीक है। तो ये हो सकता है। चले आगे। कवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, भाई ये प्रोवर्ब है। जो कवर्ड्स होते हैं कई बार जो है उनकी डेथ होती है बिफोर देयर डेथ, मतलब मरने से पहले कई बार वो मर जाते हैं जो कवर्ड होते हैं, ठीक है। अब प्रोवर्ब है तो प्रोवर्ब में कुछ चेंज होता नहीं है, वैसे मीनिंग तुम्हें पता होगा तो ये आसान है कि बिफोर आएगा, ठीक है। 135 मुझे लगता है क्लास जो है हो गई है पूरी हमारी आज के, 135 तक बहुत है, एक क्लास और लगेगी उसमें कंप्लीट कर लेंगे, चौथी क्लास में, लास्ट क्लास में हम जो है इसके बाद की जो क्वेश्चंस हैं लास्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मुझसे जुड़ना है या प्रपोजिशन की पीडीएफ चाहिए, बोले भैया मुझे तो चाहिए पीडीएफ, मैं तो बिना पीडीएफ के जी ही नहीं पाऊंगा, है ना, तो उस चीज़ के लिए तुम जाके कहाँ जुड़ सकते हो? टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो और इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम मिल जाएगा, इनको स्कैन कर लो, ठीक है। और बस और क्या, इतना ही है कुल मिला के। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, टाटा बाय बाय एवरीवन, ठीक है, कल मिलते हैं।